Very good afternoon, everyone. Today is our first day of teaching aptitude. हमारा फर्स्ट पेपर का आज का क्लास है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एवरी संडे हम लोग फर्स्ट पेपर को स्टडी करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं एक ब्रीफ नॉलेज डिलीवर कर सकूं रिलेटेड टू फर्स्ट पेपर, एंड वी आर मेन फोकसिंग ऑन द सेकंड पेपर जो कि हमारा फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्ट पेपर में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसके अंदर पूरा का पूरा आप लोग रिलाई करोगे आपके सिलेबस के ऊपर। जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी टॉपिक पे आपने स्टिक रहना है, भागना नहीं है यहाँ वहां। उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपके जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टीचिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आपका टीचिंग का लेवल कौन कौन सा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्रैक्टिव लेवल। तो ये आपके तीन टीचिंग के लेवल्स हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है टीचिंग की। तो ये तो हो गई, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके। फिर इसके बाद लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एक एडोलसेंट होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो एक एडल्ट लर्नर होगा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं एडोलसेंट की आपके लर्निंग फेसेस में और एडल्ट के लर्निंग फेसेस में। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हमने पढ़ने हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है। ओके। और यहाँ पे इस वाले टॉपिक में और इस वाले टॉपिक में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। सबसे और तीसरी चीज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो टीचर को अफेक्ट करते हैं, लर्नर को अफेक्ट करते हैं या सपोर्ट मटेरियल को इफेक्ट करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं आपकी, और लर्निंग इन्वायरमेंट क्या रहना चाहिए आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपके टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए हायर एजुकेशन में, टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है, लर्नर सेंटर मेथड कौन सा होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स ऐसे स्वयं है, स्वयं प्रवाह है, मूक है, ये क्या है आपकी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं टीचिंग को डेवलप करने के लिए। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि स्वयं कब कब स्टार्ट हुआ था, ये कौन से पॉलिसी के अंदर आपका स्टार्ट किया गया था इसको, इसका मेन फोकस क्या है हायर एजुकेशन में, वैसी स्वयं प्रभा कब फॉर्म हुई थी, मूक कब फॉर्म हुआ था। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो टोटल यहाँ से आपको 4 से 5 पांच क्वेश्चन ही यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और इजिली इसके अंदर आप जो है 5 के 5 क्वेश्चन 100% इसके अंदर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीजों को समझना है, दैट्स इट। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने फर्स्ट पेपर के पढ़ने के लिए बनाया था टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो उसी को लेके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो टीचिंग को। टीचिंग क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी आपका टीचर या कोई भी इंडिविजुअल जो दूसरे पर्सन को, ठीक है, अनदर पर्सन को क्या कराए, अपना नॉलेज, अपना आइडिया डिलीवर करे किसी दूसरे पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को, वो क्या होती है आपकी एक तरीके से टीचिंग होती है। और एप्टीट्यूड क्या होता है आपका कि आपकी एक एबिलिटी होती है किसी चीज को करने की, ठीक है, एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। तो यही चीज है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि आपका टीचिंग का डेफिनेशन क्या है। टीचिंग का जनरल डेफिनेशन है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को हेल्प करता है कोई ना कोई नॉलेज को सिखाने के लिए, कोई ना कोई स्किल को सिखाने के लिए। तो उसी को हम लोग टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं टीचिंग, जैसे अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो मेरे आइडियाज हैं, वो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ। तो क्या है, ये टीचिंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्सन मतलब मैं आप लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी इंडिविजुअल को कोई नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं, कोई आइडियाज डिलीवर कर रहा हूं, दैट इज टीचिंग। गॉट इट। बहुत इजी डेफिनेशन है टीचिंग की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद
इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रखोगे। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपको ना ऑप्शन दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एज पर टीचिंग, तो आपको ना ऐसे ऑप्शन दे देगा, टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्शन, टीचिंग इज अ फेस टू फेस प्रोसेस, टीचिंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, और चौथा ऑप्शन आपको कुछ और दे देगा, तो आपको बोलेगा एक इनमें से इनकरेक्ट आपने चेक करना है, तो जो फोर्थ वाला होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना है आपने। चलो, अब यहाँ क्या है, सबसे पहली चीज, टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को क्या किस में चेंज होगा, जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूं अभी, तो आपके सबसे पहले किस में चेंज होगा, आपके नॉलेज में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा नॉलेज में, मैंने अभी आपको बताया, मान लो कि ए फॉर एप्पल, तो क्या हो गया, आपको एक नॉलेज मिल गया, आपको एक आइडिया मिल गया। अब नॉलेज जब चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा। ये ध्यान से समझना, नॉलेज की वजह से आपका एटीट्यूड चेंज होगा किसी चीज के लिए, और जब आपका एटीट्यूड चेंज होगा ना, तब जाके आपका बिहेवियर चेंज होगा। बेसिकली टीचिंग हो या एजुकेशन हो, उसमें एंड प्रोडक्ट जो है ना, दैट इज अ बिहेवियर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, व्हाट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग और एजुकेशन? चार ऑप्शन देता हूं आप लोगों को मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ऑप्शन है नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है एटीट्यूड, थर्ड ऑप्शन है बिहेवियर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका, चलो तीन ऑप्शन ही है आपके पास, तीन ऑप्शन के आंसर देख के आंसर बताओ मुझे। टीचिंग से, चैट बॉक्स में बताओ बेटा, चैट बॉक्स में। यस, टीचिंग से आपके किस चीज के अंदर बिहेव चेंज होएगा, आपके नॉलेज के अंदर, एटीट्यूड के अंदर, या बिहेवियर के अंदर? ये तीन ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी, और ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा। लास्ट प्रोडक्ट क्या है आपका, बिहेवियर। तो टीचिंग हो या एजुकेशन हो, लास्ट में क्या चेंज आएगा आपका, सबसे बिहेवियर। पहला स्टेप क्या है आपका, नॉलेज में चेंज, नॉलेज की वजह से आपका एटीट्यूड चेंज होगा, और उसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज होगा। गॉट इट? इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं पहले वाले पॉइंट के अंदर? ठीक है। टीचिंग क्या है, एक लॉजिकल एक्शन है, मतलब कि एक लॉजिकल प्रोसेस है। आप जो भी पढ़ते हो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, उस टाइम पे आपको लगता होगा यार क्या ही पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज होगा ही नहीं होगा। बट जब आगे आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको पता है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली। तो आप जो भी चीज पढ़ते हो उसका कोई ना कोई लॉजिकल मतलब होता है, एक लॉजिकल एक्शन है टीचिंग आपको, ये भी ध्यान रखोगे। लर्निंग क्या है, एक पर्पजफुल प्रोसेस है, कोई ना कोई इसके पीछे एक पर्पज है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो इसका क्या पर्पज है कि भैया मैंने फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना है, गॉट इट, ताकि मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। फोर्थ पॉइंट, दैट इज टीचिंग इज अ फेस टू फेस प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक फेस टू फेस प्रोसेस है। वेदर अभी हम लोग क्या है, फेस टू फेस प्रोसेस नहीं कर रहे, अभी मेरा वीडियो ऑन नहीं है, या फिर मैं आप लोगों से काफी दूर हूं, बट द करेक्ट मेथड फॉर टीचिंग दैट इज अ फेस टू फेस प्रोसेस। ओके, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है एजुकेशन, क्या है आपका, एक सोशल और प्रोफेशनल प्रोसेस है। कैसे सोशल और प्रोफेशनल प्रोसेस है, अब जैसे मान लो क्लास के अंदर कोई बच्चा, गौरव जो है वो फॉरेन चला गया, फॉरेन कहाँ चला गया, यूरोप में किसी कंट्री में चला गया, स्पेन के अंदर। अब स्पेन में वहां पे गौरव ने क्या करना है, उन लोगों से कनेक्ट होना है, सोशली कनेक्ट होना है। अब गौरव तो हिंदी मीडियम पढ़ के आया है, उसको हिंदी आती है। अब वहां जाके गौरव क्या बोल रहा है हिंदी में, हेलो अंकल कैसे हो, खाना वाना खाया, कहते हैं अरे वो मन ही मन बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या ही बोल रहा है। बट अगर गौरव को इंग्लिश का नॉलेज होता, इंग्लिश की एजुकेशन उसने एक्वायर की होती, सीखी होती, तो वहां पे वो लोगों से सोशली कनेक्ट हो पाता। अब मान लो कोई और बच्चा, पल्लवी जाती है यूरोप में, उसको इंग्लिश आती है, तो पल्लवी बोलती है हे हाउ आर यू, ठीक है, हैव योर लंच, तो क्या होता, उस लोगों से वो सोशली कनेक्ट हो पाती। ओके, तो एजुकेशन क्या है आपका, एक सोशल प्रोसेस है, आपको लोगों से सोशली कनेक्ट होने में हेल्प करता है। और ये प्रोफेशनल प्रोसेस भी है। प्रोफेशनल प्रोसेस कैसे है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलिटरेट रहते हैं वो जब कनेक्ट करते हैं लोगों से तो उतने प्रोफेशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। आप चले जाओ किसी आईएएस के पास, आप चले जाओ किसी आईएएस के पास, और आप चले जाओ किसी ऐसे पर्सन के पास जो कि इलिटरेट है। अब आप आईएएस का जो बिहेवियर देखोगे ना,
वो एक प्रोफेशनली होगा। जब वो आप जाओगे उसके कैबिन में इन करोगे तो फर्स्ट ही विल ऑफर यू अ सीट, बोलेगा बैठने के लिए, फिर ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या-क्या चीजें हैं, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत परेशानी है। और इलिटरेट के पास चले जाओगे तो आप कोई प्रोफेशनली एथिक्स नहीं देखने को मिलेंगे। उसके पास जाओगे, हाँ भाई कैसा आना हुआ? क्या दिक्कत परेशानी है बताओ, ठीक है? तो क्या है, एजुकेशन क्या है, एक आपका प्रोफेशनल प्रोसेस भी है। गॉट इट? टीचिंग एक मोटिवेशनल प्रोसेस है। अब जैसे कि मान लो आपको कोई ऐसे इलिटरेट पर्सन रहता है तो उनको मोटिवेट करने के लिए ना खुद को ऐसे कोई एग्जाम्पल्स नहीं होते उनके लाइफ में, ठीक है? कोई ऐसा बेसिकली उनको चीज पता नहीं चलता है कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊं। लेकिन अगर टीचिंग कर रहे हो ना आप, ठीक है, और नॉलेज एक्वायर कर रहे हो तो आप उससे खुद का मोटिवेशन प्रोसेस है, ये खुद को मोटिवेट कर सकते हो आप। और लर्निंग क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है कि लर्निंग क्या है, आपका एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। मतलब कि आप अगर पढ़ोगे तो डेवलप जरूर होगे, ठीक है? जैसे जैसे लर्न करोगे तो आप देखोगे कि खुद खुद ब खुद आप डेवलप हो रहे हो। टीचिंग क्या है, एक एफिशिएंट डायरेक्शन है। मतलब कि आपको एक जो डायरेक्शन में जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में लेके जाता है, ले जाया जाता है आपको टीचिंग से। जैसे कि आप बनना चाहते हो डॉक्टर, ठीक है? आप टीचिंग करोगे उसके लिए, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अभी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो। यूजीसी नेट जब आपका निकल जाएगा फिर उसके बाद आप क्या है, पीएचडी करोगे। पीएचडी के बाद जैसे पीएचडी कंप्लीट हुई आपकी तो आप डॉक्टर बन जाओगे। तो क्या है, ये एक एफिशिएंट डायरेक्शन है ये। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। मतलब कि आपका जो भी एम है, जो भी टारगेट है, वहां पे क्या है, उसको अचीव करने के लिए कोई ना कोई एक प्रोसेस रहेगा। तो वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड जो है आपका, वो टीचिंग है। फिर टीचिंग क्या है, आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। मतलब कि एक सेट ऑफ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, सेट ऑफ कीज रहता है। और इनफॉर्मल प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे आप ना अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो इनफॉर्मल प्रोसेस में। और फॉर्मल प्रोसेस में आप सीखते हो टीचर से, ठीक है, अपने सिलेबस से। और इनफॉर्मल प्रोसेस में आप सीखते हो, जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान को ना उसकी सीख सबसे बढ़िया उसका एक्सपीरियंस देता है। कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है कहीं पे जाते हो तो उससे जो सीखते हो, दैट इज ए इनफॉर्मल प्रोसेस। और फॉर्मल प्रोसेस वो है जो आप टीचर से सीखते हो, सिलेबस वगैरह सीखते हो, दैट इज अ फॉर्मल प्रोसेस। तो ये आपके कुछ टीचिंग से रिलेटेड डेफिनेशन थी, टर्म्स थी, जो हमने समझने की कोशिश की अभी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग समझने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ टीचिंग, कि आपका टीचिंग कितने टाइप्स का होता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग, और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको नोट डाउन कर लो कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार बना लेना, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेगा ही, सेकंड पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले, यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इसका माइक ऑन है, ठीक है? नो, चलो परफेक्ट। तो सबसे पहला, मतलब कि टाइप्स ऑफ टीचिंग कितनी है आपकी? 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग है। सबसे पहला ऑथोरिटेरियन टीचिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण। ऑथोरिटेरियन टीचिंग में क्या होता है आपका, कि इसके अंदर ना किसी एक पर्सन के हाथ में अथॉरिटी रहती है। जैसे कि इसके अंदर अभी क्या है, मेरे अंदर अथॉरिटी है, मैं आप लोगों को जो चाहूं वो पढ़ाऊं, मैं जो चाहूं वो आप लोगों को बताऊं। तो क्या है, अथॉरिटी मेरे हाथ में, एक पर्सन के हाथ में क्या है, अथॉरिटी रहती है। मतलब इसके अंदर जो आपके टीचर रहते हैं वो प्राइमरी होते हैं और आपके स्टूडेंट सेकेंडरी रहते हैं। जैसे अथॉरिटी में क्या है, अथॉरिटी किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं आपको। मैं चाहूं तो यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ, मैं चाहूं यहाँ पे तो हार्ट बना सकता हूँ, मैं चाहूं यहाँ पे तो स्टार लगा सकता हूँ। तो मेरे हाथ में क्या है, अथॉरिटी है। आप लोग के हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे कुछ कर पाओ, स्क्रीन के ऊपर लिख जाओ। तो आप लोग क्या हो, यहाँ पे सेकेंडरी हो। मैं क्या हूँ, यहाँ पे प्राइमरी हूँ। मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो अथॉरिटी मतलब क्या होता है, किसी एक पर्सन के हाथ में क्या है, अथॉरिटी है। तो इस टाइप की टीचिंग को हम लोग अथॉरिटेरियन टीचिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपका टीचर क्या होता है, प्राइमरी होता है, इसके हाथ में सब कुछ रहता है, और स्टूडेंट क्या रहता है, सेकेंडरी रहता है, बस यहाँ पे सुन सकता है वो। ओके, और इसको हम लोग मोनोलिथनिक टीचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोलिथनिक टीचिंग।
मोनो मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। तो इसके अंदर एक पर्सन के हाथ में आपकी अथॉरिटी रहती है, इसको हम लोग मोनोलिथिक टीचिंग भी कहते हैं, और इसके अंदर आपके टीचर प्राइमरी रहते हैं और स्टूडेंट सेकेंडरी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग मतलब आपको पता ही है, इसको हिंदी में हम लोग लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं। कि लोकतांत्रिक क्या होता है कि हर एक लोगों को अपना बात रखने का पूरा हक रहता है, जो चीज आप करना चाहते हो वो चीज करने का आपका पूरा हक है। तो ये क्या है, आपका डेमोक्रेसी आपको अलाउ करता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ही यही है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है आपका ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, देखो, जैसे कि मैं बोलूंगा, हाँ भाई डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अभी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपने डाउट्स पूछने स्टार्ट कर दोगे, फिर मैं आप लोग के डाउट क्लियर करूंगा, फिर यहाँ बोलोगे सर और बताओ, फिर मैं बोलूंगा ये और लो और समझो। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, दोनों टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, इस टाइप की टीचिंग को हम लोग डेमोक्रेटिक टीचिंग कहते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। यहाँ पे दोनों को इक्वल राइट्स होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट भी और टीचर भी। नेक्स्ट वन इज दैट इज अ लेजेस फायर टीचिंग। इसके अंदर ना 7-8 स्टार बना लो, लेजेस फायर टीचिंग में 7-8 स्टार बना लो। क्यों बना लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 100% आता है, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में। 7-8 स्टार बना लो, इसको कोई नहीं भूलेगा, लेजेस फायर टीचिंग को। और आज इस तरीके से समझ लेना है हम लोगों ने लेजेस फायर टीचिंग को, कि कभी भूलना ही नहीं है। लेजेस फायर टीचिंग या लेजेस फायर आपका जो है वो लीडर हो गया, ठीक है। लेजेस फायर वर्ड का मतलब ही ये होता है आपका एक तरीके से, कि इसके अंदर ना जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या करते हो, फ्री छोड़ देते हो, और उसमें आप लोग क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट दे दोगे, बोलोगे आपने खुद करना है। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये पता करके आओ, इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने क्या बोला आपको, क्या किया मैंने, एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, और बोला इसके अंदर मैंने क्या किया, आप सभी 8 बच्चे हो, मैंने आप सभी को क्या किया, ग्रुप बना दिया। और मैंने बोला भाई इसके अंदर ना मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने आपको टॉपिक दे दिया है, और इसके अंदर अब खुद जाओ, आप चाहे गूगल की हेल्प लो, चाहे आप किसी सीनियर की हेल्प लो, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, आपने क्या करना है, इसका आंसर खुद ढूंढना है। इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी, इसके अंदर आपको खुद करना है। ओके, तो इसमें क्या होता है लेजेस फायर टीचिंग में, कि आपका जो टीचर होता है आपको कोई प्रोजेक्ट दे देगा और बोलेगा कि जाओ इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढो, खुद इसके ऊपर काम करो, अपनी नॉलेज इंप्रूव करो और इसको बना के लाओ। ओके, जैसे आप स्कूल्स में जाते, स्कूल में जब जाते थे आप, तो आपका साइंस का टीचर आपको क्या करता था, कि बोलता था कि जाओ इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाओ, और आपके ग्रुप बना देते थे। 5-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया, रोल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, जाओ आप लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाओ। आप घर पे जाते थे, वहां पे फिर गए, चार्ट पेपर ढूंढ के लाए, फिर और बॉटल ढूंढ के लाए, जो जो बनाना है आपने प्रोजेक्ट वो सब ढूंढ के लाए, और फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया। और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप टीचर के पास लेके गए। ओके, तो लेजेस फायर टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका टीचर का कोई रोल नहीं रहता, स्टूडेंट जो है खुद इसके अंदर काम करते हैं, अपना नॉलेज इंप्रूव करते हैं, और उसके बेस पे वहां पे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें टीचर स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ देते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं होता उनको, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया और बोल दिया कि जाओ खुद करके आओ। ओके, और इसको इंटरफेरेंस लर्निंग भी कहते हैं, नॉन इंटरफेरेंस लर्निंग भी कहते हैं, मतलब कि टीचर का इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। गॉट इट, तो ये लेजेस फायर टीचिंग आप लोग ध्यान में रखोगे। लेजेस फायर मतलब कि आपका इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा आपके टीचर का। गॉट इट, ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो आपकी टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स हैं, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट, और तीसरा इंटरफेरेंस। अब देखो इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो कि आजाद हो, कौन हो,
जो कि आजाद हो। पहले वर्ड्स को समझो, वर्ड्स को समझ लिया आपने तो वैसे ही आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व। डिपेंडेंट मतलब क्या, जैसे कि कोई किसी के ऊपर डिपेंड हो। और इंटरफेरेंस मतलब क्या, कोई किसी के बीच में बाधा डाल रहा हो कोई, ठीक है, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम डाल रहा है। जैसे इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जैसे आप बोलते हो ना कि यार मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मैं खुद कमा रहा हूं, तो आप क्या हो, आजाद पर्सन हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। डिपेंडेंट पर्सन क्या, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हो और आप लोग क्या हो, अपने घर पे डिपेंड हो पैसों के लिए, तो क्या होगी, किसी न किसी चीज के ऊपर आप डिपेंड हो। इंटरफेरेंस मतलब क्या हो गया, कि आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसके अंदर कोई तीसरा पर्सन आया और आपको इंटरफेयर कर रहा है, उसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें आपको दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है। तो ये होगी, हमने सिंपली वर्ड्स का मतलब समझा। अब देखो टीचिंग प्रोसेस में इनका क्या मतलब है। अब देखो टीचिंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट कौन रहेगा, टीचिंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट कौन है, टीचर। मैं भाई इंडिपेंडेंट, मैं हूँ राजा, ठीक है, मैं हूँ राजा, मतलब मैं क्या हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप क्या हो, आप डिपेंडेंट हो, मेरे ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो। सर जब पढ़ाएंगे सर जब पढ़ाएंगे तभी मैं पढ़ पाऊंगी या पढ़ पाऊंगा। तो क्या हो, आप डिपेंड हो यहाँ पे किसके ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड हो। इंडिपेंडेंट कौन है, टीचर। डिपेंडेंट कौन है, आप लोग हैं। इंटरफेरेंस वेरिएबल कौन से हैं, इंटरफेरेंस वेरिएबल हो गए आपके जैसे सिलेबस, आपका लेसन प्लान, ठीक है, जो आपका लेसन हो गया। फिर उसके बाद जो आपके टीचिंग एड्स हो गए, ये क्या है आपके, या टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग टिप्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, क्या हो गए, इंटरफेरेंस वेरिएबल है। नहीं समझ आया, देखो जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या चीज इंटरफेयर कर सकती है। जैसे समझ लो, मान लो अभी बहुत तेज बारिश होने लगी, मेरी इंटरनेट चली गई, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो बहुत बेकार चला गया। तो क्या है, ये इंटरफेरेंस हो रहा है किसमें, टीचिंग के अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है इंटरनेट की वजह से। जैसे अगर मैं ये चीज क्या है आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ मैं अपने नोट्स के ऊपर, और अगर मैं इसी को पीपीटी में लगा देता, ठीक है, पीपीटी में लगाया था, दो चार फोटो लगाया था यहाँ पे, तो क्या हो जाती, क्लास और अट्रैक्टिव हो जाती। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक तरीके से प्रेजेंटेशन भी जो है मेरा, वो भी क्या हो गया, इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं करेगा मेरे टीचिंग प्रोसेस में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेसन, फिर उसके बाद सिलेबस, अगर सिलेबस इजी है तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। बहुत डिटेल्ड है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपको टाइम लगेगा। टीचिंग मेथड्स मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मैं पीपीटी पे लेता, डायग्राम वगैरह लगाता तो आपको अच्छे समझ आता। टीचिंग टिप्स, जैसे मैं आप लोगों को टिप्स देता हूँ बीच बीच में, कि इसको आपने 7 बार स्टार लगा लेना है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, कि यूरोप में गए, फिर वहां पे कैसे समझा आपने, तो वो चीज हो गई। टीचिंग एड्स, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, जैसे मैं अभी पेन टैब यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, पेन टैब नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पे अच्छे से मैं इसको लिख नहीं पाता। तो ये चीज होगी, क्या होगी, टीचिंग एड्स हो गई आपकी। तो कितने टाइप की आपके टीचिंग के प्रोसेस हैं आपके, वो भी 3 टाइप टाइप के हैं। ओके, कौन कौन से, सबसे पहले इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरफेरेंस। इंडिपेंडेंट कौन, टीचर। डिपेंडेंट कौन, स्टूडेंट। और इंटरफेरेंस कौन, क्या कहते हैं, स्टूडेंट टीचर के बीच में जो भी आए, चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे आपका टीचिंग मेथड्स हो, टीचिंग टिप्स हो, या टीचिंग एड्स हो। गॉट इट। तो ये हमने पढ़ा है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, जो आपकी टीचिंग प्रोसेस में वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट, दैट इज अ फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल। टीचिंग वेरिएबल्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं। ओके, इसमें ना एक तरीके से कौन कौन से टाइप है पहले समझो। सबसे पहला डायग्नोस्टिक वर्क, सेकंड रेमेडियल वर्क, और थर्ड दैट इज असेसमेंट और इवेल्युएशन वर्क। एक चीज ना यहाँ पे सबसे पहले, असेसमेंट जो है हम 2 तरीके से करते हैं, इसको समझाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये चीज लिखो, इवेल्युएशन जो है हम लोग 2 तरीके से करते हैं। इसको कॉपी में लिख ही लो, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक होता है आपका समेटिव, इसको लिखो बेटा सभी, समेटिव, और दूसरा होता है फॉर्मेटिव। इसके ऊपर आपको आऊंगा। समेटिव जो होता है ना, समेटिव उस टाइप का इवोल्यूशन होता है जो आप कोर्स के एंड में करते हो, कोर्स के एंड में करते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपका सेमेस्टर जो हो गया, उसके एंड में जो हो गया आपका इवेल्युएशन, ईयर के एंड में जो हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के इवेल्युएशन को हम लोग समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या हो गया, जैसे क्लास है, ऑन गोइंग क्लास चल रही है अभी, और मैंने किसी बच्चे का नाम ले लिया, अच्छा बेटा ये बताओ अभी जो पढ़ा है इंटरफेरेंस वेरिएबल, क्या समझे हो आप इसमें, मुझे बताओ। अब ये बोलेगा सर 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 इंटरफेरेंस वेरिएबल, सर इंटरफेरेंस वेरिएबल, सर इंटरफेरेंस वेरिएबल।
अच्छा मैं समझ जाऊंगा बेटा, तू टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, तुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इवेल्युएशन कर लूंगा, क्लास के अंदर ही इवेल्युएशन कर लूंगा कि इसका क्या है, क्लास के अंदर अटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है उसको। तो इस टाइप की इवेल्युएशन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो क्लास के अंदर ही कर ले। और समेटिव इवेल्युएशन जो हम लोग कोर्स के एंड में, सेमेस्टर के एंड में या ईयर के एंड में करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, 100% एग्जाम में आता है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज, इवेल्युएशन दो टाइप की, समेटिव, फॉर्मेटिव। समेटिव आप देखो कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि जो एंड में होती है, लास्ट में चीज होती है आपके कोर्स के, सेमेस्टर के, ईयर के, तो वो क्या है, एस जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से बड़ा है, तो ये क्या होगा, लास्ट में होगा। फॉर्मेटिव क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, छोटी प्रोसेस, जैसे आपकी जो ऑनगोइंग प्रोसेस होगी क्लास के अंदर होंगी, तो उसको हम लोग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। तो ये दो सर चीज। थोड़ा, हम्म। सर जो फॉर्मेटिव बोले अनगोइंग, जैसे कि क्लास टेस्ट वो वगैरह होता है हाँ, फॉर्मेटिव? क्लास टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, जैसे मैंने अभी क्लास के अंदर ही टेस्ट ले लिया आपका, तो वो भी आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ही। और फॉर्मेटिव आपका, फॉर्मेटिव क्लास टेस्ट वगैरह हो गया, और समेटिव जो आपके कोर्स वगैरह के एंड में हो, आपके सिलेबस कंप्लीट होने के एंड में हो, आपका जो है सेमेस्टर कंप्लीट होने के एंड में हो, दैट इज अ समेटिव इवेल्युएशन। ओके, चलो अब इस दोनों को हटा दो साइड में, अब यहाँ आ जाओ, हमारा जो टॉपिक है दैट हेलो इज सर। यस प्लीज गौरव। सर जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसको भी हम सर सोमेटिव में ले सकते हैं? हाँ, वो क्या कहते हैं, समेटिव इवेल्युएशन है वो भी। ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे टीचिंग वेरिएबल्स है उसके क्या क्या फंक्शन है। उसके तीन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन डायग्नोस्टिक, सेकंड रेमेडियल, और थर्ड है असेसमेंट या इवेल्युएशन वर्क। ये इवोल्यूशन नहीं, इवेल्युएशन है। मेरी राइटिंग के साथ आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले जो डायग्नोस्टिक वर्क है, इसके अंदर हम पता एक्सक्यूज लग। मी सर। यस प्लीज। हाँ तो हाँ, एडमिशन लेने के पहले देते हैं तो उसे क्या बोल। कुड यू प्लीज रिपीट अगेन संपा, बिकॉज आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। सर वो जो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं वो। एंट्रेंस यस एग्जाम, यस। एंट्रेंस एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम आपका समेटिव इवैल्यूएशन है। देखो, एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा है वो किसके बेस्ड पे हो रहा है आपका, जैसे कि समझ लो अभी आप सीयूटी, अभी जैसे बच्चों ने सीयूटी दिया 12th के बाद, सीयूटी का जो एग्जाम दिया 12th के बाद, बीपीएड या बीपी में एडमिशन लेने का, तो वो किसके बेस पे सीयूटी एग्जाम लिया जा रहा है, जो उन्होंने 11th या 12th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, उसके बेस्ड पे उनका सीयूटी का एग्जाम लिया जा रहा है। तो ये जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हो, उसके बाद आपका लिया जा रहा है एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सीयूटी लिया जा रहा है। और ये कौन सा नहीं हो सर, गया, ये वाला नहीं, स्कूल में एडमिशन होने के पहले जो एग्जाम लिया जाता है ना। स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आप कह रहे हो, तो एंट्रेंस एंट्रेंस वो भी एग्जाम। आपका समेटिव इवैल्यूएशन ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि मान लो 6th क्लास में एडमिशन लोगे, तो जो आपका एडमिशन के लिए एग्जाम प्लान किया जाएगा ना, वो किसके बेस पे प्लान किया जाएगा, आपका 5th क्लास के बेस पे प्लान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके 6th क्लास के क्वेश्चन के बेस पे आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या 7th क्लास का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो 5th क्लास के बेस्ड पे ही आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, और इसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स है तो 6th क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वो सर इस सब पे फिक्स नहीं है ना सर कि मतलब उसी प्रीवियस क्लास का ही हो? मतलब अगर मैं जैसे मैं 10th में एग्जाम मतलब एडमिशन ले रहा हूँ सर, तो मेरी 10th तक की जितनी जर्नी रही सर, 9th क्लास तक, फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक का कोई भी क्वेश्चन होगा तो असेसमेंट में ही आएगा, मतलब हाँ, तो वो सारे जो आपकी समेटिव प्रीवियस में नॉलेज आएगा के वो? बेस पे ना लिया जा हाँ। रहा है ना, वो समेटिव इवैल्यूएशन वही है कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे लिया जा रहा है, जो आपने पढ़ा है पूरे प्रोसेस में, उसमें चाहे कोर्स में पढ़ा है आपने, पूरे सेमेस्टर में पढ़ा है, या पूरे आपने का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके अंदर जो आपने पढ़ा है, तो दैट इज अ समेटिव इवैल्यूएशन। ओके संपा, समझ आया अभी? सर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। हाँ, पूछो पूछो, क्लियर करो, डाउट है तो। क्यों क्यों काम में बस क्या क्लास डाउट है ले रहा पूछो। हूँ। चलो वी विल डिस्कस इट लेटर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको यस ही सर, समझ। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टीचिंग फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। आपकी टीचिंग वेरिएबल्स के क्या क्या फंक्शन है, तीन फंक्शन है, कौन कौन सा, डायग्नोस्टिक, रेमीडियल और असेसमेंट। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, हम लोग जो आपका टीचिंग है, ठीक है, उसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आया तो उसके कॉज के बारे में पता करते हैं, कारण के बारे में पता करते हैं कि भाई उसको समझ क्यों नहीं आ रही। कारण जब पता चल गया तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग,
रेमेडी करते हैं, मतलब उसका उपचार करते हैं कि चलो ठीक है ये समझ नहीं आया तो इसके पीछे का ये रीजन है, तो हमने उसको प्रॉपर ये बता दिया, गाइड कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उसको गाइड कर दिया और कुछ टाइम बाद क्या करूंगा, मैं उसका असेसमेंट करूंगा, इवेल्युएशन करूंगा। तो ये 3 प्रोसेस है। मान लो कोई एक बच्चा है क्लास के अंदर, मैंने लिया उसका, जैसे कि अभी मान लो एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कल लिया टेस्ट, कल टेस्ट लिया, कल टेस्ट लेने के बाद मुझे, एक मिनट रुको, कल टेस्ट जो हमने लिया, कल टेस्ट लेने के बाद मुझे क्या बताया पल्लवी ने कि सर मुझे ना इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत परेशानी होती है, आप मुझे यूजीसी नेट का बोलोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मैं अच्छे से एग्जाम दे सकती हूँ, बट इस टाइप के क्वेश्चन से मुझे दिक्कत परेशानी आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड में। ओके ठीक है, तो मुझे पता चल गया क्या कि पल्लवी का कॉज क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो उसको समझ नहीं आ पाता या उतना वो डेली बेसिस पे इन चीजों को पढ़ नहीं पा रही। तो मैंने पल्लवी को क्या बोला, मुझे कॉज पता चल गया पल्लवी का क्या रीजन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में उसको मेनली प्रॉब्लम होती है। मुझे क्या किया, हमने कॉज के बारे में पता लगा लिया। कॉज के बारे में मतलब डायग्नोस्टिक में क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोज के बारे में पता लगाता है कि इसको फीवर है या क्या है। ठीक है, पता चल गया कि फीवर है। फीवर पता होने के बाद फिर क्या करेगा, रेमेडी करेगा, आपका इलाज करेगा, उपचार करेगा। तो क्या करेगा, आपको पैरासीटामोल दे देगा। अब पैरासीटामोल दे दिया, आप लोगों ने खा लिया पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल खाने के बाद आप लोग नेक्स्ट डे क्या करोगे, असेसमेंट लगाओगे, थर्मामीटर चेक करोगे, अरे फीवर है, नहीं फीवर नहीं है, तो क्या क्या आपने असेसमेंट कर लिया। तो डायग्नोस्टिक में सबसे पहले क्या करते हैं, पता लगाते हैं इसको फीवर है या क्या दिक्कत प्रॉब्लम है। दिक्कत प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डायग्नोस्टिक में, फिर रेमेडी में उसका इलाज उपचार बताते हैं कि भाई ये दवाई लो, इस तरीके से आपकी चीजें ठीक होंगी। अब दवाई लेने के बाद इसके में क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, तो ये हम लोग किसमें पता लगाते हैं, असेसमेंट के अंदर। चलो ये तो 3 टर्म समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा पल्लवी के ऊपर। पल्लवी ने क्या किया, बताया कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा ठीक है, तेरा आपका कॉज पता चल गया मुझे कि ये है। मैंने रेमेडी क्या बताया कि इसको अपने लाइफस्टाइल में डालो, सुबह उठो 15 से 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करो, वन लाइनर करो, रात को सोने के टाइम पे वन लाइनर करो। पल्लवी कर रही है, 15-20 दिन किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा टेस्ट लिया। अब देखा कि उसके पहले अगर 50 नंबर थे तो अभी क्या है 65 आए। तो अब मुझे क्या पता चला कि जो उसने ये रेमेडी यूज की, ठीक है, जो उसने रेमेडियल वर्क यूज किया, काम किया डेली बेसिस पे, सुबह और रात को 10-10 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लगा रही थी, उसकी वजह से उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 15 नंबर की। ओके, तो दैट इज असेसमेंट या इवेल्युएशन मैंने उसका किया। ओके, तो ये चीज थी आपकी फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स के अंदर। तो डायग्नोस्टिक वर्क में हम किसी चीज के कॉज के बारे में पता लगाते हैं। ओके, अब कॉज के बारे में कौन पता लगाएगा, आपका टीचर पता लगाएगा। कौन पता लगाएगा, टीचर। और टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, किसी के ऊपर टीचर आपका डिपेंड नहीं रहता। तो ये चीज है। फिर नेक्स्ट आपका, एक हमने पढ़ लिया डायग्नोस्टिक वर्क। इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के बारे में पता लगाता है। जैसे हमने पल्लवी के प्रॉब्लम डिफिकल्टी के बारे में पता लगाया कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्यों कम मार्क्स आए, क्या दिक्कत परेशानी है, कोर्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके बारे में पता लगा के फिर उसके बाद रेमेडी में क्या करवाया जाता है कि जो चीज आपने पता लगाया है उसको डायग्नोज किया जाता है, उसका उपचार करते हैं, ठीक करते हैं, उसको जो कमी थी उसको पूरा करते हैं रेमेडियल वर्क में। फिर इवेल्युएशन में क्या करते हैं कि देखते हैं, टीचर इसके अंदर क्या पता लगाते हैं कि जो स्टूडेंट के अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं हुआ, स्टूडेंट के अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं हुआ। मैंने क्या किया, टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद पल्लवी के पहले 50 थे, अब 60 आए, तो 10 नंबर की इंप्रूवमेंट हुई, मैंने इसका असेसमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये 3 चीज थी आपके इसके अंदर। एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेम लाइन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगी कि जो आपका असेसमेंट है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। क्या कहने का मतलब है, जैसे अब पल्लवी का क्या प्रॉब्लम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पल्लवी का ये प्रॉब्लम था कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें वो मार्क्स नहीं ले पाती अच्छे से। अब मैं जो उसका असेसमेंट करूंगा ना, तो भैया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे असेसमेंट करूंगा ना। अब मैं अगर यूजीसी नेट का लेवल क्वेश्चन लेके आऊं और उसको करवाऊं, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो अच्छा मार्क्स लेके आएगी। क्यों, क्योंकि उसको उस चीज की समझ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में उसको दिक्कत परेशानी आती है। तो जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है ना, उसके बेस पे आपका असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के बाद मैं आपका टेस्ट जो है वो क्या कहते हैं बिजनेस स्टडीज का ले रहा हूँ, तो असेसमेंट हो पाएगा इसमें?
नहीं हो पाएगा। तो जो चीज पढ़ा रहे, जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, उसके बेस्ड पे असेसमेंट करना है हमने हमेशा। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, कई बच्चों के माइंड से स्किप हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, समझ आ गया इसमें बेटा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब आपकी जो एजुकेशन होती है वो भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड नॉन फॉर्मल, और थर्ड इनफॉर्मल। ये भी बहुत इजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही बहुत इजी है, वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। देखो फॉर्मल एजुकेशन, बस मैं आपको बता दूंगा, आप सारी चीजें खुद ही रिलेट कर लोगे। फॉर्मल एजुकेशन में जो हमारी पुरानी टाइप की एजुकेशन चलती आ रही है, जो पुरानी टाइप की एजुकेशन चलती आ रही है, इसमें क्या होते हैं? गुरुजी होते हैं, टीचर होते हैं आपके, गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु, ठीक है, गुरुजी होते हैं आपके। फिर इसके अंदर क्या होगा आपका? इसके अंदर आपका कोई ना कोई बिल्डिंग होगा, कॉलेज होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या होंगे? आपके सिलेबस होगा, स्टडी मटेरियल होगा, ये चीज होगी। तो क्या होती है ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, एक तरीके से जो पुरानी चली आई। तो इसके अंदर क्या क्या चीज होंगी? आपके टीचर्स होंगे, देखो प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं इसके अंदर, मतलब सिलेबस आपका कंप्लीट एकदम फिक्स रहता है, सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा आपका। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर स्कूल कॉलेजेस रहेंगे, आपका टीचर्स रहेगा, ओके, स्टूडेंट रहेगा, आपका करिकुलम फिक्स है, टेक्स्ट बुक फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, इसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और ये टाइप की जो आपकी एजुकेशन होती है ना, वो बहुत ही थॉटफुली प्लान्ड होती है, बहुत थॉटफुली और डेलिबरेटली प्लान की जाती है। मतलब इसके अंदर कोई चूक नहीं की जाती, कोई इसके अंदर आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। फॉर्मल एजुकेशन मतलब कमी तो देखने को मिलेगी, लेकिन वो इस तरीके से आपकी प्लान होगी कि सारी चीजें इसके अंदर आपको कवर देखने को मिलेगी। ये सोच विचार कर तथा जानबूझकर बनाई जाती है फॉर्मल एजुकेशन। जो हम लोग अभी एजुकेशन चल रहा है हमारा, दैट इज अ फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल्स के अंदर हमारा चलता है। इसके अंदर आपका फिक्स्ड क्या क्या रहता है? टीचर, स्टूडेंट, और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में क्या क्या हो गया आपका? करिकुलम, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, ये सब फिक्स रहता है फॉर्मल एजुकेशन में। ओके, अभी आप जब नेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो फॉर्मल एजुकेशन को और रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट के हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर ना कोई करिकुलम फिक्स नहीं रहता, कोई करिकुलम फिक्स नहीं रहता, बट इंस्टीट्यूशन फिक्स रहता है। जैसे कि इग्नू, इग्नू के अंदर जब आप पढ़ने जाओगे, तो इग्नू के अंदर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? इंस्टीट्यूट नहीं है कोई इग्नू। आप देखो कहाँ पे बिल्डिंग है इसकी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये क्या है? एक ऑनलाइन कह सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप इसको इग्नू को कह सकते हो, एक तरीके से डिस्टेंस लर्निंग है ये। इसके अंदर आपको जाना नहीं पड़ता, इसके अंदर आपका टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता। ओके, ये ओपन लर्निंग जो हमारी है, वो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? आपका करिकुलम फिक्स नहीं है कि आपने इतने बजे आना है, ये चीजें करनी है, ये आपने पढ़ना है, कोई फिक्स करिकुलम नहीं है। ओके, नहीं, इसमें करिकुलम तो फिक्स्ड होता है, सॉरी, करिकुलम फिक्स्ड है इसके अंदर, करिकुलम फिक्स्ड है इसके अंदर आपका, मतलब कि सिलेबस फिक्स्ड है आपका इसके अंदर। सिलेबस क्या चीज? जैसे कि आपने आपका टॉपिक चैप्टर क्या क्या है, चैप्टर यूनिट 1 के अंदर ये चीजें हैं, यूनिट 2 के अंदर ये है, तो करिकुलम फिक्स्ड है आपका। बट इंस्टीट्यूशन होना जरूरी नहीं है, इंस्टीट्यूशन होना जरूरी नहीं, जैसे कि इग्नू हो गया, ओपन लर्निंग हो गया, जैसे ऑनलाइन काफी सारी आपकी जो टीचिंग चल रही है, वो क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ओके, और इस ये किसको? लर्नर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लर्नर को ध्यान में रखकर बनाया। चलो चैट बॉक्स में मुझे एक आंसर बताओ आप लोग, जैसे कि आपका हो गया अन अकेडमी, ये किस टाइप की ऑफ एजुकेशन है? फॉर्मल या नॉन फॉर्मल? अन अकेडमी कौन सा टाइप ऑफ एजुकेशन है? चैट बॉक्स में बताओ, नॉन फॉर्मल। कौन सा है? नॉन फॉर्मल। अन अकेडमी क्या हो गया? नॉन फॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बाइजूस कौन सा हो गया? बाइजूस कौन सा हो गया आपका, बताओ? नॉन फॉर्मल सर। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, LNIP कौन सा हो गया? फॉर्मल। ठीक है, ओके ठीक है। ये बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन सा हो गया? फॉर्मल, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या नॉन फॉर्मल में क्या है कि इसके अंदर करिकुलम तो फिक्स रहता है आपका, कि ये चीजें आपने पढ़नी है, यूनिट 1 में, यूनिट 2 में पढ़नी है, चैप्टर्स हैं आपके, बट इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन होना जरूरी नहीं है, जैसे इग्नू हो गया, ओपन लर्निंग सेंटर, जैसे आप लोगों ने बताया। और इसमें जो करिकुलम बनता है, वो लर्नर को ध्यान में रख के, स्टूडेंट जो होता है उसको ध्यान में रख के इसके अंदर आपका करिकुलम बनता है। यस गौरव।
सर लेकिन गवर्नमेंट जो वाले। अभी जैसे डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है सर, अभी हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो डिस्टेंस एजुकेशन है सर, तो उसमें तो इंस्टीट्यूशन भी होगा सर उसका, और वो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन भी ले रहे हैं सर, तो फॉर्मल में आएगा नॉन फॉर्मल में आएगा सर? देखो जैसे कई इंस्टीट्यूशन है। यूनिवर्सिटीज हैं सर जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं अभी। अभी एक मिनट सुनो पहले। इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ना उनकी प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल की क्या है, प्रॉपर बिल्डिंग है, यहाँ पे आपने स्कूल में रोज आना है, पढ़ना है, ओके। वैसे जैसे इग्नू है, तो इग्नू के प्रॉपर कुछ ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं गौरव, ये क्या नहीं करते सर। हैं, नहीं है। अगर इग्नू के ना क्लासेस भी जो होती है, संडे संडे इग्नू क्लासेस भी होती है, तो वो क्या करते हैं, ये जो कुछ कॉलेजेस होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं, उनको रेंट पे लेते हैं, ठीक है, और वहां पे संडे संडे क्लासेस होती है। बट क्या है, ये वो सर उनके रेंट पे कुछ ले रहे हैं, उनका फिक्स नहीं है ये, सर कुछ ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ उनकी वो भी होती है सर, टाई अप बॉन्डिंग होता है इन भी, लोगों का। और टाइप्स होते हैं, मतलब हर हाँ यूनिवर्सिटी में सर उनका एक एक सेपरेट मतलब रूम दिया जाता है उनको, और वहीं एग्जाम सब चीज वहीं बताई जाती है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो बट ये जो सर ये लेकिन जो जैसे अभी एलपीयू है ना सर, एलपीयू अभी डिस्टेंस एजुकेशन दे रही है, हम्म, ठीक है सर, लेकिन उसकी बिल्डिंग भी है, उनका स्ट्रक्चर मतलब पूरा बना हुआ है सर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, लेकिन एलपीयू अभी करंट टाइम पे क्या कर रही है सर कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे एलपीयू नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटी है सर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जो, करेक्ट। हाँ, डिस्टेंस लर्निंग भी दे रही है सर, लेकिन उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है, उनका एग्जाम सेंटर भी फिक्स है कि यही होगा एग्जाम। हम्म। देखो जो जो एल जैसे आपने एलपीयू का एग्जांपल लिया, तो एलपीयू तो सबसे पहले ये तो है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इसके अंदर जो भी कोर्सेज करवा रहे हैं वो। बट और जो ये नॉन फॉर्मल है ना, नॉन फॉर्मल में देखो एलपीयू जो है, जो वो कोचिंग जो वो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। बट इसके अंदर जो वो कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं ना, डिस्टेंस लर्निंग वाले, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, बच्चों को वहां पे स्कूल कॉलेजेस में आना नहीं पड़ रहा, ठीक है, उनके लिए वो चीज फिक्स नहीं है, तो उस चीज को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। गॉट इट गौरव? मतलब कि सेपरेटली हम लोग ओके जो है, सर। हम लोग सेपरेटली उसको, जो डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेज हैं इनके, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नॉन फॉर्मल में। और जो ये उनके ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, चाहे ऑनलाइन भी चल रहे हैं, बट जो क्या है वो बेस्ड है पूरा उनका टीचर पे, स्टूडेंट पे। अब जैसे एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है, कोविड के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्या कर रही थी, ऑनलाइन कोचिंग करवा रही थी, ओके। अब बताओ मुझे उस टाइम, मतलब उस टाइम को अगर हम ध्यान में रखें, तो ये क्या आएगा आपका, नॉन फॉर्मल में आएगा या फिर फॉर्मल में आएगा, बताओ। सर नॉन फॉर्मल। ध्यान से देना, क्या बोला मैंने कि फॉर्मल कोविड के से टाइम पे, फॉर्मल। कोविड के टाइम पे कि जब ये ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक, ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो फॉर्मल में आएगा, नॉन फॉर्मल में आएगा, फॉर्मल में आएगा। क्यों? क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी का खुद का भैया बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, तो क्या हो गया, फॉर्मल एजुकेशन में। बट उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उनको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ा, ओके, तो ये फॉर्मल में आ जाएगा। यस पल्लवी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर तो जो मैंने वो पूछा था अभी आपसे एक इससे पहले, पल्लवी को क्वेश्चन। हम्म। सर अभी जो मतलब अभी एलन बोलकर एक इंस्टीट्यूट है सर। एलन, हाँ, वो क्या कहते हैं, हाँ आईआईटी तो वो उत्तराखंड। उनका खुद का ही बिल्डिंग है, खुद का उनका करिकुलम है, वो सारा मतलब सीबीएसई के नाम से ही चलाते हैं। लेकिन दे हैव देयर ओन बिल्डिंग्स एंड दे हैव देयर ओन टीचर्स, सभी लोग मतलब पूरी तरह से सिलेबस एंड प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन जैसे ही चल रहा है। तो उसको हम लोग कैसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल बोलेंगे या नॉन फॉर्मल? एलन को एलन। फॉर्मल। एलन को हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, खुद के टीचर्स हैं, सिलेबस भी जो है उनका, मतलब खुद का तो नहीं रहता, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है आपका सीबीएसई का, ठीक है, उसके हिसाब से उनका फ्रेम रहता है, वो अलग से कुछ नहीं पढ़ाते। लेकिन सर और एक एक डिफरेंस है एलन और एक स्कूल में और एक इंस्टीट्यूशन में। क्या डिफरेंस है कि जैसे कि हम लोग सीबीएसई में क्या होता है कि हर एक स्कूल में प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है, हम्म। लेकिन एलन में ऐसा नहीं होता। वो ना किसी स्कूल या कॉलेजेस को पकड़ते हैं, उनके थ्रू में वो करवाते हैं, मतलब कैसे बोलूं, लाइक मैं बहुत समझ गया सारी आपको। देखो मैं क्या,
मुझे पता है क्या होता है हाँ यहाँ पे एलन वगैरह में। वहां पे क्या करेंगे बच्चों को, एलन में नहीं, ये आपके स्पोर्ट्स में भी होता है। आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। क्या करेंगे बच्चे 10th के बाद ही चले जाते हैं वहां पे, 11th 12th में वो फुल ऑन अपना प्रैक्टिस करते हैं नीट की, आईआईटी की, ठीक है। और उनका स्कूल में भी नाम लिखा होता है 11th 12th में, और वो लोग स्कूल नहीं जाते। उनका स्कूल के साथ टाई अप रहता है एलन वालों का। और वहां पे जाने के बाद जैसे ही उनके एग्जाम्स होंगे, इस एग्जाम के टाइम पे उन्होंने जाना है और वहां पे अपना क्या कहते हैं आंसर्स वगैरह लिखना है, एग्जाम देना है। ओके, तो ये चीज होता है आपका। करेक्ट पल्लवी, यही कहना चाहते हो आप? जी सर, लेकिन बोलते हैं क्या है इसको? इसको फॉर्मल बोलेंगे या इनफॉर्मल बोलेंगे? देखो, अगर इस टाइप की चीजें कर रहे हैं वो, तो उसको जो है हम लोग नॉन फॉर्मल में कंसीडर करें या फॉर्मल में, इसको एक डाउट करके तरीके से देख लेते हैं हम लोग क्लास के तो बाद। ये तो फॉर्मल ही होगा ना। फॉर्मल ही होगा, एक बार देखना पड़ेगा इसको ना थोड़ा सा डिटेल में, और शायद से सर फॉर्मल मैं मतलब एलन फॉर्मल, ये तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना। नहीं नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एलन नॉन फॉर्मल होगा, नॉन क्योंकि एक फॉर्मल होगा। प्रॉपर। करेक्ट, इसमें मैं भी एग्री हूँ नॉन फॉर्मल में। वाई? बिकॉज ये क्या होते हैं, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, जो ऐसी इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, वो अपनी पॉलिसीज वगैरह अपने हिसाब से फ्रेम कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं, एक बार दोबारा इसको हम लोग देखेंगे ये नॉन तो सर फॉर्मल। फॉर्मली तरीके से ही करता है। नहीं नहीं नहीं। हेलो सर। यस यस। तो जो आपने अभी कोविड का एग्जांपल दिया था मुझे, तो अभी आपने कोविड का एग्जांपल दिया कि कोविड के टाइम पे हमारा जो क्लासेस चली थी सर, बीपीएड एमपीएड की, वो ऑनलाइन मोड पे चली थी सर। तो एक तरह करेक्ट। से फॉर्मल था क्योंकि उसका इंस्टीट्यूशन बना हुआ है पर्टिकुलर और करिकुलम बना हुआ है। हम्म तो ऐसे ही में जब आप मैंने बात की थी सर, जैसे कहते हैं एलपीयू है सर, अभी एलपीयू हो गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है सर, जैसे जीजीयू है, एलपीयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका इंस्टीट्यूशन है सर, उनका बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन वो अभी करंट टाइम पे सर डिस्टेंस एजुकेशन दे रही है। हम्म हाँ, तो एग्जाम देने तो बच्चों ने आना ही है, केवल उनका जो एजुकेशन है सर वो डिस्टेंस एजुकेशन है। तो वो भी तो फिर हम फॉर्मल में कंडीशन मतलब कंसीडर कर सकते हैं सर, जो आपने कोविड वाला एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग टू, उस एग्जांपल नहीं के नहीं, हिसाब से। वहां पे क्या है ना, वो बच्चे देखो कोविड वाला एग्जांपल में क्या था कि कोविड जैसे ठीक हुआ, वो बच्चे स्कूल कॉलेज में दोबारा आएंगे, स्कूल में दोबारा आएंगे, वो उसी के ऊपर बेस नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपकी डिस्टेंस लर्निंग है ना, वो क्या होगी, पूरी की पूरी डिस्टेंस है गौरव, ठीक है। उसमें बस आप एग्जाम एग्जाम देने जाओगे। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर ना, जो पल्लवी का डाउट था, वो थोड़ा सा ठीक है। इसके अंदर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में हम लोगों ने बस एक चीज और देखना है, अभी क्लास के बाद देख लेंगे कि इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या रोल्स है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या रोल है, उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा और हम जज कर पाएंगे कि एलन को हम लोग किसमें कंसिडर करें। सर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब मेरा ओपिनियन है बोलो बोलो। कि यदि एलन जो है ना वो सीबीएसई के साथ एफिलेटेड नहीं है, तो हम्म, वो डिपेंड करता है जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस सीबीएसई के अंडर आते हैं, वो उनके थ्रू में वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो हम्म। वही हम लोग उसी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो नॉन फॉर्मल होगा बोल के। और सर ऐसे बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं सर, जो एजुकेशनल एनजीओ चलाते हैं, और हम्म। उनकी गवर्नमेंट के साथ सर टाइप्स होते हैं। नहीं, जो एनजीओज हैं दीज आर फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये फॉर्मल आएंगे आपके एनजीओज 100%। क्यों आएंगे फॉर्मल? क्योंकि जितने भी एनजीओज होती हैं आपकी, वो मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है ना, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर ही रजिस्टर्ड होती हैं आपकी, उनके अंदर ही रजिस्टर्ड होती हैं, और वो उनको फुलफिल करना पड़ता है। उसके अंदर आपका बनता है एक एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें उस एनजीओ के प्रॉपर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। और जो एजुकेशनल बेस्ड एनजीओज बनेंगी, तो उसमें उनको लिखना पड़ेगा कि आर एम इज टू प्रमोट एजुकेशन इन द रूरल एरियाज, आर एम इज टू डेवलप एजुकेशन फॉर, जो भी उनका एम होगा उसके हिसाब से। तो एनजीओ जो है आपकी, वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और बस एलन का मैंने देखना है एक बारी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके पल्लवी के डाउट के साथ एग्री हूँ। एलन का हमने देखना है कि इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल में आएंगी या नॉन फॉर्मल में आएगी, ठीक है। सर एलन बोल कर नहीं सर, बायजूस भी है, उसका बायजूस, खुद का ही एकेडमी है, खुद का बहुत बड़ा मतलब बिल्डिंग है, भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा है, एक ही जगह में नहीं, उसका बहुत बड़ा बड़ा नॉन बिल्डिंग है नॉन हर एक जगह फॉर्मल, में, हर एक लोकेशन।
नॉन फॉर्मल में आएगा 90%, ठीक है, बाकी सर 10%। जैसे अभी स्कॉलर मंत्रा का भी खुल गया सर स्कूल। अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें जो है 90% आपका उसमें आएगा, नॉन फॉर्मल में आएगा, सॉरी नॉन फॉर्मल में आएगा, बाकी इसको हम लोग क्लास के बाद देखते हैं। ओके, डोंट वरी, क्लियर कर लेंगे इसको। अभी के लिए बस इतना समझो आप लोग, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि एलन का एग्जाम्पल दे देंगे आपको ये वो ऐसे करके। आपको क्लियरली इसके अंदर क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उसके अंदर आपके कौन कौन से चीजें आती हैं, टीचर, स्टूडेंट, या फिर आपके जो सिलेबस वगैरह चीजें आएंगी। नॉन फॉर्मल के अंदर क्या क्या चीज होता है, करिकुलम फिक्स्ड होता है नहीं होता, ठीक है, ओपन लर्निंग है या क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हो। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे आपको, डोंट वरी। सर ये इनफॉर्मल और फॉर्मल एक ही है, अलग अलग होता है सर? अलग अलग है ना भाई, फॉर्मल ने बता दिया ना, जैसे हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है, कॉलेजेस जो हैं वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल जो है वो एक तरीके से ये जैसे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेज नहीं मतलब कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, और जो डिस्टेंस लर्निंग हो गई, ये सब नॉन फॉर्मल में आएंगी आप। ठीक है गौरव? सर मैं इनफॉर्मल की पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, इनफॉर्मल अभी इनफॉर्मल आगे और पढ़ेंगे। फॉर्मल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, तो पूछ रहा अच्छा हूँ। नहीं नहीं, फॉर्मल फॉर्मल समझ आया सभी को? ये बता पहले मुझे चैट सर बॉक्स में। फॉर्मल नॉन फॉर्मल तो आ गया सर, इनफॉर्मल कह रहा हूँ। अब इनफॉर्मल बता, रुक तो जाओ, इनफॉर्मल मैंने पढ़ाया कहाँ है अभी। ठीक है, अब आते हैं इनफॉर्मल पे। अब इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या रहता है, आपका एजुकेशन फिक्स नहीं रहता, मतलब कि प्लान नहीं रहता। प्लान नहीं रहता एजुकेशन इसके अंदर, तो सीखोगे कैसे? ठीक है, अब मान लो गौरव जो है जा रहा था ट्रेन में, गौरव ट्रेन में घूमने जा रहा था, ठीक है। अब ट्रेन में घूमने के बाद उसको ट्रेन के अंदर मिल गए टीटी साहब। अब टीटी साहब जो है वो उसको आईआरसीटीसी का जो एप्लीकेशन है उसको पहले नहीं पता था। ट्रेन में जाने के बाद टीटी साहब ने आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन के अंदर उसको टिकट बुक करना सिखा दिया। पहले वो ऑफलाइन टिकट बुक करता था, अब उसको टीटी साहब ने ऑनलाइन जो है टिकट बुकिंग करना सिखा दिया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है आपका, इसके अंदर कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना टीचर है कुछ है। इसके अंदर आपके इंसिडेंट के बेस्ड पे, मतलब किसी इंसिडेंट के बेस पे आपका टीचिंग, मतलब कि आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो पाता है, होता है। उस टाइप की टीचिंग को हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कई बार कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट हुए, ऐसी चीजें हुई है जिसमें आपको बहुत सीखने को मिलते हैं। कहते हैं ना, प्यार में धोखा खाने के बाद इंसान को समझ आ जाता है। तो इस टाइप की एजुकेशन जो है आपकी, वो इनफॉर्मल क्या एजुकेशन एग्जाम्पल आपकी, है सर? ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें आपका कोई फिक्स नहीं रहता। ओके, कोई करिकुलम फिक्स नहीं है, कोई टीचिंग मेथड फिक्स नहीं है, ये आपके इंसिडेंटल बेस्ड टीचिंग होती है। ठीक है, इंसिडेंट के हिसाब से आपको सीखने को मिलता है। वैसे ही जैसे आपका एज बढ़ता रहेगा, आप मैच्योर होते रहोगे, तो आप लोग देखोगे बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिली है। इस टाइप की टीचिंग को हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ओके, तो यही आपकी 3 टाइप की टीचिंग थी। सर ये चीजें सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग में होती है ना सर? मतलब नहीं ये है, ट्रेवलिंग में ट्रेवलिंग में सबसे नहीं, ऐसा ज्यादा। नहीं है, ये सर आपका कहीं भी ट्रेवलिंग हो में सकता मतलब है। मैंने कहीं पढ़ा था सर ना कि ट्रेवलिंग करने से मतलब एक बुक पढ़ने से ज्यादा वो नॉलेज गेन होती है एक हाँ बार ट्रेवल करने से लॉन्ग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है वो। हाँ पल्लवी पूछो। सर थोड़ा सा फिर से फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एक बार थोड़ा सा रिवाइज ठीक है, करो। देखो, चलो सही बच्चे चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ। देखो, फॉर्मल एजुकेशन जिसके अंदर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है आपके, बेसिकली जिसके अंदर आपका उनका इंस्टीट्यूशन फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एलएनआईपी हो गया, क्या है, इनका सिलेबस फिक्स्ड है, करिकुलम फिक्स्ड है, उनके स्टूडेंट फिक्स है, टीचर फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है इनका। इस टाइप का एजुकेशन जो है आपका फॉर्मल एजुकेशन हो जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जैसे कि आप इग्नू से कोई कोर्स वगैरह करते हो, वो क्या होता है, डिस्टेंस में आप लोग करते हो इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका करिकुलम तो फिक्स्ड है कि आपने ये चीज पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है, बट इनका इंस्टीट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं होंगी। ठीक है, इससे आपका ये सब नॉन फॉर्मल में आ गया। और इसके अंदर जो आपका सिलेबस होता है ना, वो आपके लर्नर के बेस पे होता है कि आप लोगों का जो मोटिव होगा उसके बेस पे आपका सिलेबस होगा। जैसे अगर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है तो उसके बेस पे आपका एमबीए का कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है, बीबीए का कोर्स जो भी है वो बनाया जाएगा, ठीक है, उसके बेस पे बनाया जाएगा। तो ये हो गया आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। इनफॉर्मल क्या है आपका, एजुकेशन कैसे आता है इसके अंदर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है।
ठीक है, आपके इंसिडेंट के हिसाब से इसके अंदर आपको एजुकेशन मिलता है। इसके अंदर कोई करिकुलम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई टीचिंग मेथड नहीं है। गॉट इट? तो इस टाइप की एजुकेशन नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। चलो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, शॉर्टलिस्ट में कन्वर्ट करवाता हूँ। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फिक्स रहती है, नॉन फॉर्मल में इग्नू डिस्टेंस वगैरह आ जाती है आपकी चीजें, और इनफॉर्मल में एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। एक चीज और रखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। और एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। ठीक है, ये बताओ मुझे, लर्निंग बाय डूइंग कौन से टाइप ऑफ एजुकेशन में आएंगे आपकी? लर्निंग बाय डूइंग किस टाइप ऑफ एजुकेशन में आएगी आपकी? सर इनफॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब कोई चीज आप करोगे उसके बाद आपको उसके बारे में क्या होगा, लर्न करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आएंगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ आप लोगों को, एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है टीचिंग का डेफिनेशन, की टीचिंग क्या होता है। टीचिंग के अंदर एक टीचर रहता है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रहता है, जिसके अंदर टीचर क्या करता है, आपका जो भी नॉलेज है, आइडियाज है, वो डिलीवर करता है। ठीक है, टीचिंग अब ये लॉजिकल एक्शन है, फेस टू फेस प्रोसेस है, मोटिवेशनल प्रोसेस है ये। फिर इसके बाद आपका टीचिंग के अंदर आपकी 3 टाइप की टीचिंग होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले अथॉरिटेटियन, ठीक है, एक तंत्रमात्मक। फिर उसके बाद आपका हो गया डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर स्टूडेंट टीचर दोनों रहते हैं। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस, जिसके अंदर इसके बाद आपका लेजस फायर होता है। लेजस फायर के अंदर स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया जाता है, बोलते हैं अपने हिसाब से उसको करो। ठीक है, ये हो गया। फिर वेरिएबल्स हमने पढ़े टीचिंग प्रोसेस के, कौन कौन से। इंडिपेंडेंट कौन रहता है, टीचर। डिपेंडेंट स्टूडेंट। और इंटरफेरेंस ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपके क्या कहते हैं, एजुकेशन को इफेक्ट करे, जैसे कि आपका सिलेबस हो गया, आपका लेसन प्लान हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, टीचिंग एड्स हो गया। फिर इसके बाद आपके टीचिंग वेरिएबल्स के क्या क्या फंक्शन है, 3 फंक्शन है। डायग्नोस्टिक, सबसे पहले हम कॉज का पता लगाते हैं कि क्या कारण है जो उसको समझ नहीं आ रही चीज है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्यों, मतलब कि उसको समझने की कोशिश करने के बाद हम उसका उपचार करते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज करो, ऐसे करो, वैसे करो। फिर उसके बाद उसका असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट किसके बेस्ड पे होता है, आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पे होता है असेसमेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एजुकेशन 3 टाइप की, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यहां तक समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। परफेक्ट, चले आगे। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से आपके 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, वो देखना। सबसे पहले ध्यान रखना भाई, सब क्लास मजा आ रहा है क्लास में? पहले बताओ, समझ आ रही है ना चीजें? यस सर। चलो ठीक है। सर अब मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, ठीक है, गुड। अब टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपका टीचिंग है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजीसी नेट क्लियर करना। उसके लिए आपने फिजिकल एजुकेशन में ही सेकंड पेपर पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स जो आपकी है वो सारी आपने पढ़नी है। तो क्या है, आपका जो टीचिंग होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। जो आप जब आपका ऑब्जेक्टिव है उसी के बेस्ड पे होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप कुछ और पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है यूजीसी नेट क्लियर करना, और आप लोग क्या पढ़ रहे हो, दादी जी की कहानियां, नानी जी की कहानियां। उससे आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं होगा। मम्मी को लगेगा ये पढ़ाई तो कर ही रहा है। ऐसा एक बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना एक कजन ब्रदर था स्टार्टिंग में, तो वो ना खूब पढ़ाई करता, मतलब खूब कोई बुक पढ़ रहा, मतलब कि चाहे मेरी मम्मी पापा हो, मतलब हमारे फैमिली में, मेरे यहीं से सब जो है एक तरीके से आपका पढ़ाई में अच्छे हुए हैं। मतलब मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे नीचे जो भी है मेरे कजन्स वगैरह, हम लोग यहाँ पे एजुकेशन में, हम लोग का फैमिली का जो कहते हैं ना, यहाँ से इम्प्रूव हुआ है। इससे पहले मेरे पापा चाचा वगैरह उतने पढ़े लिखे नहीं है। ओके, 8th 10th पास आउट। चाची वगैरह तो बिल्कुल मतलब कि वैसी हैं। तो मेरा जो कजन है वो क्या करता था, वैसी कोई बुक ले लिया और कुछ भी पढ़ रहा है वो, और उसके एग्जाम्स में ना कम मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरी चाची कह रही ये लड़का दिन भर तो पढ़ता रहता है लेकिन एग्जाम में पता नहीं इसके नंबर क्यों कम आते हैं। तो नंबर इसलिए कम आ रहे हैं कि भैया जो चीज इसको पढ़ना है ना वो चीज नहीं पढ़ रहा है, वो कुछ भी पढ़ रहा है वो। ठीक है, कुछ भी पढ़ रहा है वो, कोई दूसरी चीज पढ़ रहा है, दूसरी बुक पढ़ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहा है वो।
तो इसलिए उसके एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, कि जो चीज है वो पढ़ना है, दूसरी चीज पढ़ोगे तो कहाँ आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए कि जो आपका टीचिंग होना चाहिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए बेटा, ये नहीं कि आपको पढ़ना कुछ है और आप कुछ और कर रहे हो। हाँ गौरव। सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया ना सर, तो मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ सर आपको, कि सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना, जैसे मैं अभी है सर, मैं फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ रहा हूँ सर। तो इसी यही चीज पढ़ के मुझे आगे सर एग्जाम क्लियर करना है, बस ये मेरा टारगेट है, और मैं यही चीजें पढ़ रहा हूँ सर। मैं अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स से नहीं पढ़ता हूँ, या मैथ से नहीं पढ़ता हूँ सर, या अदर सब्जेक्ट मतलब कुछ भी इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल नहीं पढ़ता हूँ। तो सर कहीं ना कहीं हमारा एक बाउंड्री सेट हो जाती है ना सर, फिर कि इसी सब्जेक्ट में जाना है करके। लेकिन करेक्ट। हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये है कि हमारा जो मेमोरी है उस बेस को कितना हम स्टोर कर रहे हैं और कितना एग्जाम में निकाल रहे हैं उस चीज को, वही वो करता है। लेकिन अगर वहीं अगर हमारा मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जाए सर कि हम क्या न्यू क्रिएट कर रहे हैं अपनी तरह से, तो सर बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती ना। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, गुड गौरव। अब क्या है, अब ऑब्जेक्टिव आपका, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव पता चलिए क्या होना चाहिए। ओके, कि आपका ओरिएंटेड होना चाहिए जो चीज है आपका। अब मुझे 11th 12th मुझे बीपीएड करना है, ठीक है। मान लो, अब एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मुझे करना है बीपीएड, और 11th 12th में मुझे कौन कौन सी स्ट्रीम ऑफर हो रही है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। अब आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, आपका ये पॉलिटिक्स, पॉलिटी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, ये चीजें पढ़ रहा है। कॉमर्स वाला अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, ये चीजें पढ़ रहा है। साइंस वाला भैया आपका बायो पढ़ रहा है, या फिर क्या कहते हैं आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब पढ़ रहा है। अब मुझे करना है बीपीएड। अब बीपीएड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है आपका, क्या कहते हैं किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स है आपका, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, और कई सारे टॉपिक्स हैं आपके। अब मुझे बताओ, अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना है बीपीएड में, तो मुझे कहीं ना कहीं हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे कि इसके अंदर आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी है, ठीक है। इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत, तो वो आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज से। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो थोड़ा ना कहीं आपको बायोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो कॉम्बिनेशन तीनों का है, लेकिन मुझे क्या ऑफर किया जा रहा है, मुझे आर्ट्स भी ऑफर किया जा रहा है, और इन तीनों में से मुझे एक चीज सेलेक्ट करना है। बट मेरा कॉम्बिनेशन क्या है, तीनों का है। बट वहीं पे अगर मुझे 11th में ही बता दिया जाए, ठीक है, आपको 11 क्या कहते हैं आगे जाके बीपीएड करनी है, तो आपका यहाँ पे हम हिस्ट्री जो है इसके बेस्ड पे कर देते हैं, आपका बिजनेस स्टडी दे देते हैं, आपको बायोलॉजी दे देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जितना फिजिक्स चाहिए वो दे देते हैं। तो अगर इसके बेस से मेरा 11th से स्टार्ट हो जाए, तो देखो बीपीएड में मैं तहलका मचा दूंगा। ओके, तो ये चीज है, तो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, तो उसके अंदर कुछ चीजें प्री प्लान है, फिक्स्ड है, वहाँ पे नॉर्म्स फिक्स्ड होती हैं आपकी, तो जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव सेम रखेंगे यहीं पे। ठीक है? चीजें तो बहुत सारी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलती रहेंगी। चलो आ जाओ इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपका टीचिंग का ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आपका ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस क्या है आपका टीचिंग का, टू लर्न, कि लर्न करना जो चीज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, और आपका लर्निंग की वजह से आपका बिहेवियर के अंदर चेंजेस आया, जो है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। टू कंट्रीब्यूट एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, नेशन एक्सेट्रा, ये मेन पर्पस है आपका टीचिंग का। चलो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ये सब आपको पता ही होगा। देखो, आप लोगों से ना क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, कि डाल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, दे देगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्पस ऑफ सोशलिटी, और एक दे देगा आपको अर्निंग पर्पस, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे, अर्निंग पर्पस पे टिक कर दोगे, और आप लोग बोलोगे कि ये टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप लोग क्या करोगे, अर्निंग पे क्लिक करोगे, अर्निंग पर्पस पे टिक कर दोगे, और लिख दोगे आप लोग कि ये टीचिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। करेक्ट, ये चीज करके आते हैं आप लोग एग्जाम में। ओके, तो जो आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है ना, वो अर्निंग पर्पस भी है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अर्न कर रहा हूँ ना मैं आप लोगों से, कुछ ना कुछ चीज आप लोगों से कमा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे ले रहा हूँ भैया, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग पर्पस भी है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग 100%। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, आपको पता है, फिजिकल डेवलपमेंट होगा आपको, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, ठीक है, सोशलिटी वाला मैंने आपको बता ही दिया था, सेल्फ रियलाइजेशन भी है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका टीचिंग का
सेल्फ रियलाइजेशन भी है, ठीक है, प्रोवाइडिंग लाइफ टू परफेक्शन, आप अपनी लाइफ को परफेक्शन की तरफ ले जाते हो। फिर उसके बाद अटेनमेंट ऑफ गॉड, पर्पस ऑफ अटेनमेंट ऑफ गॉड, योगा के अंदर पढ़ते हो ना आप लोग, आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो वो कहाँ से होता है, आपके टीचिंग से ही होता है। और कल्चरल पर्पस, ये भी आपके जो है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपका यहां से बनता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर। यहां से अब सब बच्चे यहां पे ध्यान दोगे, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव तो है। अब इसको क्लासिफाई किसने किया है, ब्लूम ने किया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसको आप जितनी बार स्टार लगा सकते हो, जितनी बार स्टार लगा सकते हो, जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगा लो ब्लूम टैक्सोनॉमी को। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो नेक्स्ट सबसे पहले समझते हैं हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, या ब्लूम है क्या। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है कि जो आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है ना, उसको ब्लूम एक पर्सन थे, एक इंसान थे, बेंजामिन ब्लूम उनका नाम था, उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है। और कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है इसको, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया भैया, 3 पार्ट में। ओके, बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट पे क्लासिफाई किया है। और किसको ध्यान में रख के क्लासिफाई किया है, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के इसको क्लासिफाई किया है। जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के बेंजामिन ब्लूम्स ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहला पार्ट कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। तो ये 3 डोमेन है अभी तक। अच्छा, विजेंद्र क्या कह रहे हैं, सर डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, देखो एम्स, एक मिनट इसको कंप्लीट कर ले, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, बताता हूँ आपको, इसको कंप्लीट कर लो थोड़ा सा, आपको बताता हूँ एम्स ऑब्जेक्टिव में क्या क्या डिफरेंस है, क्लासिफाई कर दूंगा अच्छे से, डोंट वरी, इसको समझो अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कॉग्निटिव डोमेन कौन कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। किसके बेस पे बेटा, स्टूडेंट के पर्सनैलिटी के बेस पे। स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बेस पे आपका बेंजामिन ब्लूम्स ने इसको ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। सबसे पहले कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव, थर्ड साइकोमोटर। बिल्कुल ध्यान समझें, कॉग्निटिव किससे रिलेट करता है, आपके कॉग्निटिव किससे रिलेट करता है, आपके ब्रेन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, कॉग्निटिव आपके ब्रेन से रिलेट करता है। उसको हम लोग हिंदी में ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, आपका आपके नॉलेज में चेंज किया जाता है, ठीक है, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट किया जाता है, रट्टा मरवा के, रोट लर्निंग करवा के। अभी इतना ब्रीफ में समझो, शॉर्ट में समझो। अफेक्टिव डोमेन जिसको हम लोग भावात्मक पक्ष भी कहते हैं, इसके अंदर आपके एटीट्यूड में चेंज करवाया जाता है। हाँ, अफेक्टिव डोमेन में आपके फीलिंग्स में चेंज करवाया जाता है। इसको भी अभी समझोगे डिटेल में, इन शॉर्ट समझो अभी। और थर्ड जो है वो साइकोमोटर डोमेन, इसके अंदर आपके स्किल्स में, ठीक है, आप कोई भी चीज है आपका एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हो किसी चीज को, तो वो आपका साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ जाता है। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटी आपके स्किल्स जो है वो मोटर स्किल्स के अंदर आपका साइकोमोटर डोमेन में आता है सारी, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे बेटा, कितनी डोमेन है, 3 डोमेन है। किसने दी है, बेंजामिन ब्लूम्स ने दी है। और किसके बेस्ड पे दी है, स्टूडेंट के पर्सनैलिटी के बेस्ड पे दी है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से समझ के इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे जैसे कॉग्निटिव में है, उसके अंदर आपका मेंटल स्किल्स और नॉलेज के अंदर आपके चेंज किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे, अब मान लो क्लास के अंदर लेते हैं हम लोग, विजेंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, विजेंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। विजेंद्र है अभी छोटा बच्चा, जब मैं छोटा बच्चा था तो छोटी शरारत करता था, ठीक है। तो क्या करता था विजेंद्र, जब छोटा था तो स्कूल गया, स्कूल में जाने के बाद जो इसके टीचर है उसको क्या करवा रहे हैं, छोटे पे अभी क्या करवा रहे हैं, पहले दूसरी तीसरी क्लास में उसको करवा रहे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, फिर करवा रहे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इसको मेमोराइज करवा रहे हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में जो आपके ब्रेन से रिलेट करता है, इसके अंदर आपको चीजों को मेमोराइज करवाया जाता है। आपको रोट लर्निंग जो है कॉग्निटिव डोमेन में ही देखने को मिलेगी, ओके। और आपको
रट्टा मरवाया जाता है, याद करवाया जाता है और लर्न करवाया जाता है। ठीक है, आपके एंटिसिपेशन ऑफ नॉलेज, आपको लर्न करवाया जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप होता है। मतलब जैसे आपने 2 1 जा 2 पढ़ा, 2 2 जा 4 पढ़ा, तो इसका क्या हुआ, इसकी वजह से आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मतलब कि आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कॉग्निटिव लेवल पे आपका इंप्रूवमेंट हुआ। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली आपको मेमोराइज करवाया जाता है, चीजों को याद करवाया जाता है, लर्न करवाया जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली याद करवाई जाती है, आपको फैक्ट्स याद करवाए जाते हैं, कोई प्रोसीजरल पैटर्न्स होना चाहिए। जैसे इसके अंदर ना एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, आप लोग जब देखोगे स्कूल्स के अंदर, तो सबसे पहले जब पहली क्लास में जाओगे तो आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट याद करवाया जाएगा। दूसरी क्लास में जाओ, पहली क्लास में फर्स्ट टू लेकर 10th तक का आपको टेबल याद करवाया जाएगा। सेकंड क्लास में जाओगे तो 2 से लेकर 10th तक का टेबल याद करवाया जाएगा। तो एक प्रोसीजरल पैटर्न्स होता है आपको, जिसको ध्यान में रख के आपको लर्न करवाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर, जिसकी वजह से आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। तो कॉग्निटिव डोमेन मोस्टली आपके ब्रेन से रिलेट करवाया जाता है, और इसके अंदर रोट लर्निंग करवाया जाता है, और ये आपके बच्चों को करवाया जाता है, छोटे बच्चों को करवाया जाता है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये जब छोटा बच्चा था तब जाके करवाया इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये आपके मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेट करता है। और फिर ये फर्दर ना, जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, ये आपका 6 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, ये आपके 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है फर्दर। कब कहा था? 1956 में। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वर क्लासिफाइड बाय ब्लूम ने उसको दोबारा 956 में क्लासिफाई किया था। तो कौन कौन से 6 पार्ट हैं वो? सबसे पहले नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस और छठा इवेल्युएशन। आपके एग्जाम में ना यूजीसी नेट के अंदर, मतलब कि 10 बार पेपर हुआ है ना, तो 7 बार आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है। सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 7 से 8 बारी आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से पेपर आया है। और आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, कई बार क्वेश्चन आपको कॉग्निटिव डोमेन से या आपका क्या कहते हैं साइकोमोटर डोमेन से देखने को मिलेगा। और कई बार क्या होता है, आप लोगों को ना ये दे देंगे ऐसा ऑप्शन, जैसे कि सबसे पहले आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये दे देंगे, और आपको बोलेंगे सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें छठे पे कौन है। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि फर्स्ट नंबर पे नॉलेज आता है, सेकंड पे कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पे एप्लीकेशन, फोर्थ पे एनालिसिस, फिफ्थ पे सिंथेसिस और सिक्स्थ पे इवेल्युएशन। तो अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो? याद रखने का एक तरीका है, इवेल्युएशन कब करते हैं हम लोग? सबसे लास्ट में करते हैं। इवेल्युएशन कब करते हैं? सबसे लास्ट में। और आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है आपकी? नॉलेज इंप्रूव होगी। ठीक है, क्या होगी? नॉलेज इंप्रूव होगी। मतलब कि आप क्या करते हो? याद करते हो, ज्ञान के अंदर आपका चेंजेस आता है। तो नॉलेज सबसे पहले आ गया, सबसे लास्ट में इवेल्युएशन आ गया, और बीच में आता है आपका एप्लीकेशन। बिल्कुल बीचों बीच, मतलब तीसरे नंबर पे आपका एप्लीकेशन आता है। बीचों बीच में चौथा नंबर आ गया ना आपका, बीचों तीसरे नंबर पे आपका एप्लीकेशन आता है। तो ये आप लोग याद कर सकते हो। बाकी इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉलेज के अंदर क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या है, एप्लीकेशन के अंदर याद है क्या क्या आता है, और एनालिसिस। इसका पैटर्न जरूर याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसका पैटर्न याद रखना है। अब देखो इस तरीके से, पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का किसके अंदर? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। इसके अंदर बेटा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपका फिर फर्दर जो 6 पार्ट है वो ये है। समझ आ गया? अब हम पढ़ते हैं नॉलेज या रिमेंबर। तो सबसे पहले पता है कि सबसे लोएस्ट लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपका क्या आता है? नॉलेज। तो इसके अंदर क्या करते हो आप लोग? फैक्ट्स को याद करते हो, किसी इवेंट को याद करते हो, किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हो, सफिक्सेस प्रीफिक्स को समझने की कोशिश करते हो, थ्योरीज वगैरह याद करते हो। ठीक है, तो रिमेंबर वाला जो भी चीज है वो किस में आता है? आपके नॉलेज या रिमेंबर में आ गया, आपका पहले लेवल में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव। तो जब आपने नॉलेज लिया है, ठीक है, नॉलेज लेने के बाद क्या होता है? उससे आप थोड़ा बहुत उसको परिचित हो जाते हो, उससे समझ जाते हो कि हाँ ठीक है मैंने ये पढ़ा है, ऐसे तरीके से। अब उसके ना आप मेरिट्स और डीमेरिट्स समझते हो, और उसके हिसाब से फिर उसको एक्वायर करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हो? जैसे कि आपने समझा 2 1 जा 2,
मैम ने आपको बता दिया 2 2 4 या A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो ये आपको समझ तो आ गया। अब क्या करोगे, इसके आप मेरिट डिमेरिट समझोगे और उसको बेसिकली आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट करोगे और उसको अपने हिसाब से फिर एक्सप्लेन करने की अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश करोगे। तो कई बच्चों को 2 1 2 समझ नहीं आ रहा, तो कई बच्चे 2 1 2 2 2 4, तो अपने वर्ड्स में समझने, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब थोड़ा सा उसको मतलब कि एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लेन करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा जो है वो है एप्लीकेशन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले नॉलेज लिया, फिर उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ढाला और फिर ढालने के बाद उसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब कि उसको यूज करोगे। क्या करोगे, उसको यूज करोगे। जैसे कोई भी चीज है, आपने सबसे पहले उसके लिए नॉलेज गेन किया, फिर उसको अपने हिसाब से समझा, फिर उसके बाद जो भी चीज आपने समझी उसको अपने हिसाब से उसको यूज में लिया। ठीक है, अब जब यूज कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, आप उसको एनालाइज करोगे, मतलब कि उसको पार्ट्स पार्ट में ब्रेक करोगे। जैसे उस टॉपिक को आपने डिवाइड कर लिया फर्दर पार्ट में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, और आप नई नॉलेज डेवलप करोगे, नई डिस्कवरी या नए आइडियाज आप लोग डेवलप करोगे। ओके, तो ये जो आपका आइडिया है ये बहुत हेल्पफुल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ब्लूम जी ने बोला है कि एनालिसिस जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सबसे बेस्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ओके, तो दैट इज एनालिसिस। फिर नेक्स्ट जो है आपका सिंथेसिस। अब सिंथेसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज का एड ऑन होना, सिंथेसाइज करना। तो उसके अंदर आप लोग देखोगे कि जो आपका न्यू नॉलेज आपने रिसीव किया है उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो दैट इज अ सिंथेसिस। और इवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, इसके अंदर आपका एक जो कॉग्निटिव साइड है या कॉग्निटिव एबिलिटी है आपकी, वो डेवलप हो जाती है। इसके अंदर ना आपसे ये नहीं पूछेगा कि इवेल्युएशन क्या है, सिंथेसिस क्या है, ध्यान सुनो। इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछेगा एनालिसिस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इसके अंदर आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बनेगा कि सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, सीक्वेंस में लगाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे कौन आता है। फिर इसके बाद आपसे ये पूछ लेगा कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपका, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या आता है, नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंसिव आता है, ठीक है, या फिर एनालिसिस आता है, या कैरेक्टराइजेशन आता है। ठीक है, तो आपका कैरेक्टराइजेशन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर नहीं आता है। ओके, ये आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एनालिसिस जो है आपका इसके अंदर आता है। यस पल्लवी, प्लीज आस्क के क्वेश्चन। सर सिंथेसिस क्या बोले थे, थोड़ा सा फिर से बोलिए। देखो, सिंथेसिस का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने क्या किया, किसी चीज के लिए नॉलेज ली, किसी चीज को आपने पढ़ा, नॉलेज लिया, एक्वायर किया। नॉलेज एक्वायर करने के बाद आप इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिविटी लाओगे, मतलब कि उसको अपने वर्ड्स में समझोगे। उसको अपने वर्ड्स में समझा आपने, अपने वर्ड्स में समझ लिया आपने यहाँ तक। ठीक है, अपने वर्ड्स में समझ लिया। अब अपने वर्ड्स में समझने के बाद आप क्या करोगे, वहां पे उसको बेसिकली अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे आपने अपने वर्ड्स में समझा, उसको क्या करोगे, यूज करोगे। आपने उसको अप्लाई कर लिया, मतलब कि यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि अरे यार मेरे ना यहाँ यहाँ गलती हो गई, मैंने इसको जो यूज किया है, मुझे क्या पता चलेगा यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी, मैंने जो यूज किया यहाँ पे ये गलती कर दिया, मैंने ये गलती कर दिया। अब आपको क्या पता चला कि आपकी यहाँ यहाँ ये चीज गलती हुई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर एनालाइज करोगे। एनालाइज करो कि हाँ मेरी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी। अब उन गलती की वजह से आपको क्या होगा, न्यू नॉलेज मिलेगा। जो आपने गलती की है उसकी वजह से आपको न्यू नॉलेज मिलेगा, और उस न्यू नॉलेज को जब आप एड ऑन करोगे ना, उसी को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। बेटा समझ आ गया पल्लवी? थोड़ा 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 थोड़ा, सॉरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जैसे कि पल्लवी माइक ऑन करो अपना। जी। yes. सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक टॉपिक है था पार्शियल प्रेशर, जो हम लोगों ने पढ़ा था। पार्शियल प्रेशर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एयर का प्रेशर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या किया, इसके लिए नॉलेज दे दी। अब क्या करोगे आप, ये नॉलेज मिल गई आपको, अब इसको आप अपने वर्ड्स में समझोगे। मतलब आप अपने वर्ड्स में कैसे समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, सर ने बोला कि जैसे कि आप अपने वर्ड्स में कैसे रिलेट कर सकते हो कि एयर का पार्शियल प्रेशर, मतलब कि मैं अगर घर के किसी कोने में परफ्यूम मारूं तो पूरे घर के किसी सारे कोने में चले जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा है और बाकी जगह कम है, तो वो दूसरी जगह मूव ऑन होगा। तो ये आपने अपने हिसाब से उसको कॉम्प्रिहेंसिव किया, मतलब कि अपने हिसाब से उसको आपने समझा।
अपने हिसाब से अपने वर्डिंग में उसको आपने समझा। अब अपने वर्डिंग में समझने के बाद आपने क्या किया, परफ्यूम लिया और अपने घर के किसी कोने में माला, मतलब कि आपने अप्लाई किया उसको, ठीक है, आपने अप्लाई किया उसको, घर के किसी कोने में जाके परफ्यूम मारा, फिर आपको पता चला कि हाँ ठीक है घर के दूसरे कोने में भी आ रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक समझ आई आपको एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत परेशानी पल्लवी? सर हो गया सर। हो गया ना। अब क्या किया, जी। जैसे आपने परफ्यूम मारा, परफ्यूम मारने के बाद आप एनालाइज करोगे कि हाँ ठीक है, इसको घर के बाकी तीन कोनों में जाओगे, इस कोने में भी जाओगे, इस कोने में भी, इस कोने में भी जाओगे। तो आपने क्या एनालाइज किया कि सर ने बताया था कि परफ्यूम मारने की वजह से सारे कोने में आने चाहिए, लेकिन एक कोने में कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो क्या हो गया, आपने क्या किया, एनालाइज किया, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर, मतलब कि जो एयर का प्रेशर है वहां तक कम आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, आपको एक नई नॉलेज मिली पल्लवी, कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रेशर कम मतलब कि एयर का प्रेशर कम होगा, तो वहां पे कम मूव करेगा। ये यहाँ तक समझ आया आपको, नई नॉलेज मिली आपको? जी सर। ठीक है। अब जब आपको नई नॉलेज मिली, यहाँ पे नई नॉलेज मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसको और एक्सप्लोर करोगे। तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे गए या मेरे पास दोबारा आए, आपने बोला सर आपने तो बताया था कि घर के किसी एक कोने में परफ्यूम मारो तो दूसरे कोने में, तीनों कोनों में जो है वो सुगंध देखने को मिलेगी, लेकिन सर ये जो जैसे घर का ये कोना है, ये चार दीवारी है मेरे घर की, मैंने यहाँ परफ्यूम मारा तो यहाँ तो ठीक आ रहा था, स्मेल यहाँ पे ठीक आ रहा था, यहाँ पे ठीक आ रहा था, लेकिन सर यहाँ पे तो कम आ रहा था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, यहाँ पे कम ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे एक नई नॉलेज मिली, नई नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिली, आपने नया नॉलेज गेन किया कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम होगा। आपने क्या किया, अब इसका आप सिंथेसाइज किया, मतलब कि इस नॉलेज को आपने क्या किया, अपने ब्रेन के अंदर एड ऑन किया। पहले आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो ये वाला नॉलेज नहीं था आपको स्टार्टिंग में, बट अब क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको नया नॉलेज मिला। तो जो वो नया नॉलेज मिला है ना, दैट इज अ सिंथेसिस बेटा। अब समझ आया पल्लवी? जी सर हो गया सर। हाँ, और लास्ट में आप इवेल्युएशन करते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, तो ये हमने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, देखो भैया चलो चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ सभी बच्चे, एक बारी जरा चैट बॉक्स में, अभी तक मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव करता हूँ आप लोगों को। यस 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 एवरीवन, चलो सोना नहीं है। सबसे पहले बताओ, ब्लूम टैक्सोनॉमी को किसने दिया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी को किसने दिया है? यस, बेंजामिन ब्लूम्स ने, बेंजामिन ब्लूम्स ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम्स ने। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? सबसे पहला कॉग्निटिव, सबसे पहला कॉग्निटिव। चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, चार्ट बना के दिखाता हूं मैं अभी, आप लोग लास्ट में बनाऊंगा। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, ये देखो ये रहा कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका तीन पार्ट में डिवाइड है, ब्लूम टैक्सोनॉमी तीन पार्ट में। फिर जो पहला वाला पार्ट है ये आपका 6 पार्ट में डिवाइड है, जो कि कॉग्निटिव डोमेन 6 पार्ट में, अफेक्टिव डोमेन 5 पार्ट में, साइकोमोटर डोमेन फिर फर्दर 5 में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका 3 पार्ट में, फिर फर्दर जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, समझ आ गया? चलो अब मैं दोबारा आप लोगों से पूछता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो अब बताओ मुझे, सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कितने डोमेन दिए हैं? तीन 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 डोमेन दिए। सबसे पहला डोमेन कौन सा है? सबसे पहला डोमेन कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, कॉग्निटिव डोमेन फिर फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने, द ब्लूम बेंजामिन ब्लूम्स ने ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी है वो किसको ध्यान में रख के दी है? किसकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के बेंजामिन ब्लूम्स ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है? किसकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के? पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर क्या बोल रहे हो गौरव? स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के
बेंजामिन ब्लूम्स ने आपका 3 डोमेन दिया, ठीक है। पर्सनैलिटी ऑफ सर मैं लर्नर बाय पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट। ओके ठीक है, चलो ये चीज हो गई आपकी। अब आते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ी अभी तक? सिर्फ हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा, और कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो भी 6 आपके सब पार्ट्स थे वो हमने पढ़ा। अब हम आते हैं कॉग्निटिव डोमेन के बाद अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपके भावात्मक डोमेन जिसको हम लोग कहते हैं, जो आपके फीलिंग से रिलेट करता है। अब यहाँ क्या हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं बड़े, ठीक है। अब क्या था, पहले हमारे पास इसको हमने एग्जांपल लिया था विजेंदर को। विजेंदर पहले था इतना सा, ठीक है। विजेंदर पहले था इतना सा, अब विजेंदर हो गया बड़ा, ठीक है। विजेंदर हो गया अब इतना बड़ा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे बेसिकली एडोलसेंट की स्टेज आ जाती है आपकी अफेक्टिव डोमेन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है, जो एक चाइल्ड होता है, उसके इंटरेस्ट के बेस पे, उसके एटीट्यूड के बेस पे, उसके फीलिंग के बेस पे और उसके वैल्यूज के बेस पे हम कोई भी एक्टिविटी उसको प्रेफर करते हैं, कोई भी चीज उसको हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, मेनली आपका चाइल्ड का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेस पे हम उनको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे, अगर आप लोगों ने स्कूल्स में पढ़ाया है, जो बच्चे नाइन्थ से लेके 12th तक के आप बच्चे देखोगे, उनके अंदर एक अलग ही लेवल का चीज देखने को मिलेगा। ये लोग क्या होंगे, अपने मम्मी पापा से खुश नहीं होंगे, ठीक है। ये लोग क्या होगा, अब उनका जो पीयर ग्रुप होगा, मतलब कि जो उनके फ्रेंड सर्कल होंगे, उसमें बहुत ज्यादा इंगेज होंगे। ये लोग क्या होंगे, ये लोग ऐसे होंगे कि वो एनर्जेटिक रहेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सब चीज होता है 9th से 12th में। ये आप लोगों के साथ भी होगा, मेरे साथ ही फेस होता था। इसमें आपका मन करेगा घर पे ना रहूं, बाहर रहूं, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ दुनिया के अंदर, मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। ये सब चीजें आप लोगों के साथ हुई थी, मेरे साथ तो हुई है। एक बार बताओ मुझे, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था जब आप थे 9th के 12th के फेस में, 9th to 12th के फेस में? आप लोग को लगता था कि मुझे सब आता है, मुझे घर पे ये वो ऐसे वैसे करके फीलिंग आती थी आप लोगों के साथ? यस सर, वो ऐसा लगता था कि शक्तिमान के बाद मैं ही सुपर हीरो हूँ। हाँ, मैं ही सुपर हीरो हूँ, सब कुछ मेरे साथ ही है, सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है। आपके अलग ही लेवल की एनर्जी रहती थी उस टाइम पे। आप अपने घर वालों, पेरेंट्स से तो बिल्कुल खुश नहीं रहते थे, पेरेंट्स से तो चिढ़ के रहते थे हमेशा। होता था इस तरीके की चीजें आप लोगों के साथ? बोलो बोलो, चैट बॉक्स में बोलो। मतलब कि आप लोग बहुत बूढ़े हो चुके हो, इसका मतलब ये है आप लोग की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप लोग को याद नहीं है, हैं? ठीक है, सर चलो। आई थिंक ये लड़कों के साथ ज्यादा होता है। नहीं, सभी के साथ होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, ये चीज है, ठीक है। चलो अब आज समझने की कोशिश करते हैं अफेक्टिव डोमेन होता क्या है। तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भावात्मक डोमेन है। इसके अंदर जो चाइल्ड है, उसका इंटरेस्ट, फीलिंग, वैल्यूज, एटीट्यूड, ठीक है, और एप्टीट्यूड, इनके बेसिस पे हम लोग उनको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये चीज आपका अफेक्टिव डोमेन में। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको फोर्सफुली करोगे ना, जितना आप चाहे मार लो उसको, चाहे आप उसको पीट लो, अगर उसको पढ़ना है तो पढ़ेगा वो, उसको नहीं पढ़ना है तो आप कुछ भी कर लो, उसको चीजें समझ, वो चीज नहीं करेगा वो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, इसलिए हम क्या कहते हैं शादी वादी नहीं करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो है, तो आप चाहे उसको कितना मार लो, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो पढ़ेगा नहीं उस चीज को, तब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। वो वही चीजें पढ़ता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उस टाइम पे वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो जहां जहां उसका इंटरेस्ट होगा ना, उधर की तरफ वो मूव ऑन करेगा अफेक्टिव डोमेन के अंदर। ओके, बेसिकली उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें रहनी चाहिए। तो इसकी जो स्टेजेस है ना, उसको आपका फर्दरी कैरेथ वॉल है, उन्होंने किया है। कैरेथ वॉल ने 1964 में उसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया। अफेक्टिव डोमेन को तो बेंजामिन ब्लूम्स ने किया था, ठीक है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन के अंदर इसको आपका 5 पार्ट में कैरेथ वॉल ने इलेबरेट किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन को बेंजामिन ब्लूम्स ने क्लासिफाई किया है, बट इसके अंदर कैरेथ वॉल ने इसको फिर फर्दर बोला कि अरे भैया बेंजामिन चचा, जरा इसको हमें भी कर लेने दो, हमें भी एड ऑन कर लेने दो। तो कैरेथ वॉल ने इसको फिर फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ वन इज कैरेक्टराइजेशन। देखो अब क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर भी जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे ये पूछ लेगा कि सीक्वेंस में लगाओ, पहले रिसीविंग क्या है, या रिस्पॉन्डिंग है, या वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, या कैरेक्टराइजेशन है। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब याद कैसे करोगे इसको सीक्वेंस में? सबसे पहले कैसे याद करना है आपको, इसके लिए ना आप लोगों को
मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आओगे तभी याद कर पाओगे ये चीज, वैसे याद नहीं होने वाली आपको। तो जब आप लोग गिफ्ट लेके आओगे तो मेरे पास आप लोग गिफ्ट लेके आए, गिफ्ट लेने के बाद, गिफ्ट लाने के बाद, मेरा बर्थडे है, गिफ्ट लेके आए आप लोग, मैंने क्या बोला, सबसे पहले उसको क्या करूंगा, मैं गिफ्ट को मेरे बर्थडे पे मैं उसको रिसीव करूंगा। ठीक है भाई, मैंने उसको क्या कर दिया, रिसीव कर लिया, मैंने गिफ्ट क्या किया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बर्थडे पे आए, मेरे लिए ये गिफ्ट की जरूरत तो थी नहीं, बट आप लोग लेके आओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको सब दूसरी लेवल पे रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड कर दिया मैंने, फिर उसके बाद मैं मनी मन बोलूंगा, अरे ठीक है यार, इसने तो ये महंगी वाली चीज दे दी, गौरव ने तो क्या कहते हैं एप्पल का फोन दे दिया मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू करूंगा जो भी चीज आपने मुझे दी है। ओके, मैं वैल्यू कर दी मैंने कि यार इसने तो मुझे कम, ये क्या कहते हैं, स्वराज जी ने मुझे क्या कहते हैं सिर्फ एक टॉफी डिब्बा तो बड़ा सा लिया लेकिन इसके अंदर सिर्फ टॉफी दे दी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू करूंगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, गिफ्ट रिसीव किया, फिर मैंने रिस्पॉन्ड किया, फिर मैंने उसका वैल्यू लगाया, वैल्यूइंग की, फिर उसका क्या करूंगा, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ऑर्गेनाइज मैनर में। जैसे मेरे पास एप्पल का जिसने फोन दिया तो उसको मैं अपने पास रख लूंगा, टॉफी दे दी तो मैं उसको खा लूंगा। फिर उसके बाद जिसने किसी ने मुझे घड़ी दी तो दीवार पे लगा दूंगा, किसी ने मुझे शर्ट दिया तो मैं उसको पहन लूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें कर लूंगा, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित कर लूंगा, संगठित तरीके से रखूंगा। और फिर लास्ट में क्या करूंगा, उसको अपने कैरेक्टर में ढाल लूंगा, मतलब कि अपने कैरेक्टराइजेशन कर लूंगा, अपने चारित्रीकरण कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न करोगे। लर्न करने का ट्रिक बताया मैंने आप लोगों को, इसके अंदर चीजें क्या है वो नहीं बताई मैंने आपको। हाँ ठीक है, फुल फीलिंग ले रहे हैं, करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसके अंदर बस आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर ना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे सीक्वेंस ही पूछेगा, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। सबसे टॉप लेवल पे क्या आएगा इसका, देखो, ये देखो, सबसे लोएस्ट लेवल पे, मतलब कि सबसे पहले मैंने रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर वैल्यू किया, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे टॉप लेवल पे आपका कैरेक्टराइजेशन, और सबसे बिगिनिंग लेवल पे आपका क्या है, रिसीविंग है। तो ये भी ध्यान रखोगे आप लोग, टॉप लेवल पे कैरेक्टराइजेशन और बिगिनिंग लेवल पे आपका रिसीविंग हो गया। गॉट इट। तो ये चीज था आपका, इसके अंदर किसने एक्सप्लेन किया था, कैरेथ वॉल ने एक्सप्लेन किया था इसको फर्दर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन आपके मोटर स्किल से रिलेट करता है, मतलब आपके मोटर स्किल से रिलेट करता है। अब मान लो पहले क्या था, देवेंद्र इतना सा था, फिर हमने क्या किया, इसको इतना बड़ा बनाया, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, फिर अब क्या है, ये हो गया बड़ा, इतना बड़ा, फुल टू फ्लैश, शादी का लायक हो गया लड़का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो मोटर स्किल्स होती है वो डेवलप होती है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं आपकी। जो चीजें आपने सीखी है कॉग्निटिव डोमेन में, जो आपने रट्टा मारा है अफेक्टिव डोमेन में, जो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को सीखा है, उसका एप्लीकेशन आप लोग साइकोमोटर डोमेन में, यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शनल और साइकोलॉजिकल स्किल जो है वो डेवलप होता है, किसी चाइल्ड का फंक्शनल और साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट होता है। कैसे डेवलप होगा, आपका प्री नॉलेज के हिसाब से, जो आपने बचपन में सीखा है, चाहे कॉग्निटिव डोमेन में या अफेक्टिव डोमेन में, और उसको फिर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये आपका साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। यहाँ पे आपके मोटर स्किल्स इम्प्लीमेंटेशन हो गई, स्किल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और इसके अंदर ना अगर कोई पर्टिकुलर स्किल्स है तो उसके अंदर आपको डेवलपमेंट देखना है ना, तो उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे डेवलपमेंट नहीं आएगा आपको जब तक आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे। एंड साइकोमोटर डोमेन जो है आपका स्पीड, प्रिसाइजन, डिस्टेंस और एग्जीक्यूशन, इसके प्रोसेस को मेजर करता है। ठीक है, कि आप कितने प्रिसाइज हो, कितने स्पीड के साथ आप सीख रहे हो, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है आपको सीखने में, ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसा है आपका। जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि ठीक है भाई, आप रनिंग जो है इस तरीके से करो, आप पहले फुट प्लेस करोगे, आर्म्स को 90 डिग्री एंगल पे मूव करोगे, तो ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, आप उसको अच्छे से मूव कर, एग्जीक्यूशन कर भी पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज एग्जीक्यूशन। फिर ये आपके स्किल से और क्या कहते हैं आपके हैंड ऑपरेटेड चीजों से रिलेट करता है। ओके, तो ये चीज देखना। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो भी चीजें आपने सीखी है उसका इम्प्लीमेंटेशन, साइको आपका मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट, फिर इसके बाद आपका स्किल्स का डेवलपमेंट, ये सब चीजें आपकी साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती है। ये आपने ध्यान रखनी है इन शॉर्ट।
फिर इसके बाद ये भी आपका फिर फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी आपका 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले कौन सा है? ऑब्जर्विंग, इमिटेशन, मतलब कि नकल करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं चीजों, कोई भी चीज है तो क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद उसमें मैनिपुलेशन करेंगे, कि मतलब कि हेर फेर करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे कुछ। फिर इसके बाद उसके अंदर प्रिसाइजन लाएंगे, मतलब कि शुद्धता लाएंगे, कि भाई ठीक है नहीं है, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट है नहीं है, प्रिसाइज है नहीं है। फिर उसके अंदर जो कमी वमी रह गई उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, आर्टिकुलेशन ऐड ऑन करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। फिर उसके बाद उसको अपने अंदर ढाल लेंगे। तो इसको अगर आपको याद करना है, ये तो मैंने खुद से ट्रिक बनाई थी, कि याद करने का ट्रिक क्या है? ओ माँ पेन ले आ, ठीक है। कैसे याद करोगे? सबसे पहले ऑब्जर्विंग, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ओ माँ पेन ले आ, मतलब पेन ले आ, ठीक है, PAN ले आ, पेन ले आ। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्विंग में क्या क्या, और इसको ना देखो, इसको 1969 में सिम्पसन ने आपका क्लासिफाई किया था फर्दर, ठीक है। तो देखो, जो कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन को बेंजामिन ब्लूम्स ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन था इसको कैरेथ वॉल ने फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया, और जो साइकोमोटर डोमेन है इसको सिम्पसन ने आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले बच्चे कैसे सीखते हैं? नकल करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भैया? नकल करके सीखते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ऑब्जर्विंग या इमिटेशन। फिर जैसे ही आपने नकल करके कोई चीज सीखी, सीखने के बाद इसके अंदर आप अपना दिमाग लगाओगे, कोई ना कोई चीज इसके अंदर मैनिपुलेट करोगे, कि इसके अंदर कुछ हटाया या कुछ चीज जोड़ा, मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से। फिर उसके जैसे आप मैनिपुलेशन करोगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, या कोई चीज आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। लेकिन उसको प्रिसाइज सही से करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। फिर जब उसको कर लोगे, उसके बाद दोबारा आपको पता चलेगा कि ये सही है नहीं है, इसके अंदर फिर ऐड ऑन करोगे, और फिर उसके बाद उसको अपना नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में आएगा। तो आपने बस इसका ना ये सीरीज याद करनी है, कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। आपसे ये नहीं पूछेगा नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, आर्टिकुलेशन में क्या होता है, प्रिसाइजन में क्या होता है, मैनिपुलेशन। ये चीज डिटेल में नहीं पूछी जाएगी आपसे, उसकी टेंशन मत लेना। याद करने की ट्रिक क्या है? ओ मैं ओम माँ पेन ले आ, ठीक है, या पान ले आ, जो भी आपको लगे। ओ मामा पान ले आ, या ओ माँ पेन ले आ, जो भी चीज आपको जैसे आपको समझ आता है वैसा करके आप याद कर लेना। तो सबसे पहले ऑब्जर्विंग, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। तो इस तरीके से आपका सीरीज याद रखोगे इसका, ठीक है। अभी चलो, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ सभी। ये बताओ, बेंजामिन ब्लूम्स ने कितने डोमेन दिए हैं? 3 डोमेन दिए हैं। गुड गुड। सबसे पहला डोमेन कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। दूसरा डोमेन कौन सा है? अफेक्टिव डोमेन। तीसरा डोमेन कौन सा है? साइकोलैटिक, हाँ ठीक है, साइकोमोटर, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। अब चलो आ जाओ फर्स्ट वाले पे दोबारा से। फर्स्ट वाला कौन सा था हमारा? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को किसने क्लासिफाई किया है? कॉग्निटिव डोमेन को किसने क्लासिफाई किया है? कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम ने खुद क्लासिफाई किया है फर्दर 6 पार्ट में। बेंजामिन ब्लूम्स ने बोलता है यार पहला है मुझे कर लेने दो, तो बेंजामिन ब्लूम्स ने जो पहला कॉग्निटिव डोमेन था वो बेंजामिन ब्लूम्स ने खुद उसको क्लासिफाई किया। ओके, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 6 पार्ट में, ठीक है। ओके गुड। अभी आप लोग को उसका सीक्वेंस याद नहीं होगा तो मैं पूछूंगा नहीं, मुझे पता है सीक्वेंस अभी आप लोग याद नहीं कर पाओगे फर्स्ट वाले का। घर जाके उसको अच्छे से याद कर लेना। ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आपका किससे रिलेट करता है? एटीट्यूड से, ठीक है, आपके फीलिंग से। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है आपका, उसको किसने क्लासिफाई किया? फिर फर्दर सब टाइप्स किसने क्लासिफाई किया है?
अफेक्टिव डोमेन को फिर फर्दर किसने क्लासिफाई किया? कैरेथ वॉल ने, ठीक है, कैरेथ वॉल ने फिर फर्दर इसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। अगर किसी को याद करना हो ना इसको कि समझ नहीं आ रहा कि किसने क्लासिफाई किया है, तो सबसे पहला डोमेन कॉग्निटिव डोमेन था, तो ये बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया है, तो ब्लूम्स ने खुद डिवाइड किया। सेकंड क्या है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किसने दिया है? ध्यान नहीं आ रहा तो कैलाश सर को ले आते, कोई दिक्कत नहीं। बेंजामिन ब्लूम्स के बाद तो सबसे इंटेलिजेंट हमें लग रहे हैं वो कैलाश सर लग रहे हैं, तो कैलाश सर ने दिया, तो के से कैलाश सर, के से कैरेथ वॉल, तो कैरेथ वॉल ने सेकंड जो है आपका जो है अफेक्टिव डोमेन उसको डिवाइड किया है आपके फर्दर ही 5 पार्ट में, ठीक है। ओके, इसमें आप लोग मुझे दोगे गिफ्ट, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में आप लोग दोगे मुझे गिफ्ट, तो सबसे पहले 5 पार्ट में जो डिवाइड है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे गिफ्ट दोगे, तो उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? सबसे पहला पार्ट क्या आएगा आपका अफेक्टिव डोमेन के अंदर? सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? सबसे पहले गिफ्ट को मैं क्या करूंगा? रिसीव करूंगा, ठीक है। सबसे पहले गिफ्ट को मैं रिसीव करूंगा, ठीक है। मैंने रिसीव कर लिया गिफ्ट को, अब मैं क्या करूंगा? गिफ्ट लेने के बाद, गिफ्ट लेने के बाद क्या करूंगा? मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, वेरी ओके, ठीक है, मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करने के बाद क्या करूंगा? मैं वैल्यू करूंगा, ओ मुझे आईफोन मिला है, ओ मुझे स्मार्ट वॉच मिला है, ओ मुझे टॉफी मिल गया, ओ ये, ठीक है। फिर वैल्यू कर लिया मैंने उसकी। फिर उसके बाद क्या करूंगा नेक्स्ट? वैल्यू करने के बाद बिल्कुल बहुत बढ़िया, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से मैं लगा लूंगा। किसी ने वॉच दिया तो दीवार पे लगा लूंगा, घड़ी दी है तो हाथ में पहन लूंगा, वो आईफोन दिया है तो उससे फोटो वोटो वगैरह खींचना स्टार्ट कर दूंगा। फिर लास्ट में क्या करूंगा? जैसी वो चीजें होंगी तो वो मेरे कैरेक्टर में ढल जाएंगी, ओके। तो ये चीज है, आपको ये चीज भी याद हो गई। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं एक चीज, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ना ये, मुझे ये याद करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब कि मैंने अपने दीवार पे इसको स्टिक किया था, मैं उसको रट रहा था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। आप लोग लेकिन एक क्लास में समझ गए। तो यही होती है प्रॉपर गाइडेंस, यही होता है एक अच्छा टीचर का क्या कहते हैं समझाने का तरीका, और एक अच्छे स्टूडेंट का समझने का तरीका, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कॉग्निटिव डोमेन के बाद साइकोमोटर डोमेन, ओके। साइकोमोटर डोमेन को किसने क्लासिफाई, अच्छा सबसे पहले होता क्लास, हाँ सिम्पसन ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेरो, ठीक है, ओके। साइकोमोटर डोमेन, तो साइको में स आ रहा है तो सैम्पसन, साइको में स आ रहा है तो सैम्पसन, साइको में स आ रहा है तो सैम्पसन, ओके। साइकोमोटर डोमेन आपके किससे रिलेट करता है? साइकोमोटर डोमेन आपका किससे रिलेट करता है? मोटर स्किल से रिलेट करता है, बहुत बढ़िया, आपके स्किल्स इंप्लीमेंटेशन से आता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। साइकोमोटर डोमेन आपका, यस करेक्ट, फिजिकल एक्टिविटी से। अच्छा ये बताओ साइकोमोटर डोमेन कितने पार्ट में डिवाइड है फर्दर? 5 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, ओके गुड। सबसे पहला, अच्छा मुझे ये बता दो, शॉर्ट ट्रिक जो बताई मैंने आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक जो बताई मैंने आप लोगों को वो ही लिख दो बस। हो शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया लाजवाब, बहुत बढ़िया है, शाबाश, चलो ठीक है। ये जो आपने लिखा है ओम पेन, OMPN, तो सबसे पहला कौन सा है? ओ से क्या? ओ से क्या बोलो बेटा? ओ से क्या? ओ से ऑब्जर्वेशन, ओ से क्या? ऑब्जर्वेशन। एम से क्या बेटा? एम से क्या? एम से क्या? ओ से ऑब्जर्वेशन, एम से क्या? बताओ बताओ बताओ, एम से क्या? मैनिपुलेशन, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करोगे? मैनिपुलेट करोगे उस चीजों में, ठीक है, मैनिपुलेशन, ठीक है। OM, OM, फिर इसके बाद P से क्या? P से क्या? प्रिसाइजन, ठीक है। OMP, P वेरी गुड, प्रिसाइजन। P के बाद A से क्या? A से क्या? आर्टिकुलेशन, ठीक है। और इसके बाद N से क्या? N से क्या? नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अभी आगे और पढ़ना है या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे? अब तो सर इतना काफी है। काफी है ना? हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। मतलब कि समझ लो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो आपने समझ ली है। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, और आप लोगों को ना मैं कुछ चीज दिखाता हूँ।